बाजार के भरपूर एक्शन के लिए आखिरी 1.5 घंटे में मजबूती के साथ उतरते हुए बाजार दिन के उच्चतम स्तरों पर निफ्टी 11,600 के बेहद करीब। तो दमदार क्लोजिंग के लिए क्या हम तैयार हो रहे हैं और बचे हुए 1.5 घंटे में कहां होगा आपके लिए मौका कमाई का? कल की क्या करें तैयारी, और खास तौर से तब जब कल है वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन ही। तो आज का पूरा फोकस यहीं पर होगा। आइए तो करते हैं शुरुआत फाइनल ट्रेड की। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी से जानेंगे कि आज भी क्या इंडेक्स पर एक बढ़िया ट्रेड का मौका मिलेगा, जिस तरह कल बैंक निफ्टी ने अपॉर्चुनिटी दी थी और कई सारे स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं, उन पर भी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले बताइए आज दोपहर की बड़ी बातें क्या है? जी हाँ दी, बड़ी बातें यही है कि बाजार सीमित दायरे में रहने के बाद अब तेज उछाल के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। दिन की ऊंचाइयों के आसपास कारोबार करने के संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक बड़ा संकेत इस वक्त बाजार से आपको आते हुए नजर आएगा कि अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी ये रिकवरी को लीड करता हुआ निचले स्तरों से 300 पॉइंट से ज्यादा रिकवर होकर अब 22,500 के करीब आपको ट्रेड करता हुआ दिखे। सुबह से रफ्तार में 2% ऊपर। सरकारी बैंकों में थोड़ी बिक्री है, लेकिन बहुत ज्यादा उनका वेटेज है नहीं बैंक निफ्टी में, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1% सरकारी बैंकों का इंडेक्स नीचे। यूरोप की सुस्त शुरुआत हुई है। डाउ फ्यूचर्स अब भी 100 अंक ऊपर है। तो अमेरिका में से एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद में भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी आने के आसार आपको नजर आएंगे। दीप। बिल्कुल अनिल जी, और जो आपने कहा था कि निफ्टी 11,500 के ऊपर मजबूत दिखेगा, सर वैसे ही आज दिख रहा है। आज तो 11,550 के ऊपर भी मजबूती दिखा रहा है। तो लगता है सर कि कल जो लास्ट आवर की अच्छी मूव आई थी आज आ सकती है, और जिस तरह से बैंक्स में रिकवरी आई थी, क्या फिर से एक बार बैंक्स पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं? इसके लिए थोड़ी सी देर मैं आपसे चाहूंगा दीप कि एक बार डेटा में देख लूं कि क्या वाकई में डेटा इतने मजबूत हो रहे हैं कि बैंक निफ्टी 22,500 22,550 के ऊपर निकलकर टिक सकता है। देखिए, रुकावट का लेवल वही है 22,500 के आसपास का, 550 के आसपास का। कल भी आप देखिए दीप, बैंक निफ्टी ने हाई 22,514 का बनाया था। मैं स्पोर्ट लेवल की बात कर रहा हूँ। और आज भी देखिए दीप, बैंक निफ्टी का हाई 22,513 का है। तो वहीं पर आकर रुक रहे हैं। तो आखिरी 1.5 घंटे में देखते हैं क्या कुछ डेटा मजबूत हो सकते हैं और क्या कुछ रिकवरी आती है। लेकिन एक चीज़ और भी क्लियर है, हम आज सुबह भी बात कर रहे थे कि 22,200 22,300 ये बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है, और यहाँ पर आए तो खरीदने का मौका मत चूकेगा, इंतजार कीजिए। इसलिए आज आप देखिए सुबह खुलते ही हमने 9:08 पर नहीं कहा कि खरीदारी कीजिए, इंतजार कीजिए 22,200 22,300 के आने का। अब वही बात है कि ज़रूरी नहीं कि वो पहले घंटे में आए, जब आए तब आए। बाजार आपको मौके देता है खरीदारी करने के, और वो मौका आपको एक बार की मिला बैंक निफ्टी में। निफ्टी में हाँ, ये बात ज़रूर है कि ज़्यादा मौका मिला नहीं, 11,500 भी नहीं तोड़ा। तो पहली रेंज ही 11,500 11,525 की हमने जो बताई, वहीं से निफ्टी घूम गया। निफ्टी ज़्यादा मजबूत दिख रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले में, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन सीधी सी बात यही है, आप अपने लेवल का, अपने स्टॉक का इंतजार करें। मौके बाजार दे रहा है एंट्री करने के लिए। हड़बड़ी और जल्दबाजी में करेंगे तो आप ऊपर के लेवल पर खरीद कर फिर इंतजार करते बैठेंगे कि अब मेरा भाव आए, या नीचे आने पर डर लगेगा। लेकिन निचले स्तरों से अगर आप एंट्री सही लेवल पर कर लें तो वाकई में आपके लिए मौके बड़े हैं। अब जहाँ तक सवाल आपका ये कि क्या कल की तरह एक और बड़ा मूव आ सकता है, तो बिल्कुल डेटा पर नजर है। निफ्टी तो मजबूत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बैंक निफ्टी क्या कल की तरह का मूव दे सकता है? देगा, तो मौका हम जरूर पकड़ कर लेंगे, आपके सामने रखेंगे। देखते हैं क्या कुछ होता है। तब तक आइए, बसीन साहब कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, और उनसे लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। स्वागत है बसीन साहब आपका। आपकी सुबह की पिक सन फार्मा दिन के हाई पॉइंट के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 515-16 तक पहुंचा भी है। मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। आरबीएल बैंक भी मजबूती ट्रेड करता दिख रहा है। बताएं सर, अब फ्रेश क्या है आपके कॉल्स, और साथ ही जो अभी के कॉल्स हैं उस पर जो अपडेट्स आप देना चाहें? हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो क्या लग रहा है 11,700 पे एक्सपायरी होगी कल की? अरे कल की नहीं सर, अगले हफ्ते की। आपको कल वाले की बात करेंगे आप? सितंबर के एंड, सितंबर तक तो 100% हो जाएगी, और कोई बड़ी बात नहीं, कल भी हो जाए। तो मैंने आपको सही कहा था ना कि लास्ट वीक सितंबर हाई पे बंद होंगे, 11,700 पे एक्सपायरी होगी। इसलिए कोई डिक्लाइन लीजिए। बैंक्स में वीकनेस है, मोर टू डू विद द फेड मीट टुडे, बट दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी। डोंट मिस क्वालिटी स्टॉक्स लाइक एक्सिस एंड आईसीआईसीआई।
which are giving you extreme valuation. Theme of the day, theme of the week, theme of the month is pharma and cement. कल आपको 19,700 वाला श्री सीमेंट 20,400 हो गया है और 21,000 का टारगेट कायम है। अभी भी मेरी जो कॉल है वो सीमेंट और फार्मा पे है। सुबह आपको सन दिया था तो आप कहे तो मैं शुरू करूं सर। जी सर प्लीज बताएं। तो पहला पिक है सर एसीसी 1380-84 का भाव है, 1358 का स्टॉप लॉस रखिए, 1475। एसीसी विल बी द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ सीमेंट प्राइसेस राइजिंग एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल प्लेस वेयर द होलसेम बायआउट हैज प्लेड आउट एक्सीलेंटली। अदर बायर्स अगेन औरोबिंदो फार्मा 826-27 का भाव है, 803 का स्टॉप लॉस रखिए, इसमें 875-900। आई डोंट रूल आउट Aurobindo going into 1,000 rupees also by the end of the year, given that जो इसका न्यू कोविड का साथ डेवलपमेंट है, that should add a lot of momentum in the next few months. बिल्कुल, आज बड़ी खबर आई है औरोबिंदो फार्मा के लिए और उसके बाद गैप से खुला भी, और ये खबर काफी बड़ी है। 2 संस्थाओं के साथ वैक्सीन बनाने के लिए करार किया है औरोबिंदो फार्मा ने, और साल के अंत तक उम्मीद कर सकते हैं आप वैक्सीन भी आती हुई दिखे। तो औरोबिंदो फार्मा और एसीसी ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो भसीन साहब को हैं पसंद खरीदारी करने के लिए। आज से बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। 2:50 पर फिर से आपसे होगी मुलाकात और लेंगे आपकी कुछ बेहतरीन पिक्स भी। आइए तब तक एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं इवेंट से। मानसी हमारे साथ है बताने के लिए जिन इवेंट्स पर हमको रखनी है नजर, और उसके तुरंत बाद आपके लिए आएगी एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर भी। मानसी बताइए पहले इवेंट्स। बिल्कुल, शुक्रिया अनिल जी। Q1 FY21 यानी पहली तिमाही के नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है। दूसरी तिमाही के नतीजे 14 अक्टूबर से शुरू होने वाले, लेकिन इसके अलावा कई सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर फोकस रहेगा। आज से सेबी के कैश सेगमेंट में मार्जिन ट्रेडिंग के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके अलावा यूएस फेड बैठक का फैसला आज शाम आने वाला है। साथ ही धानुका एग्रीटेक बोर्ड बैठक है जिसमें बायबैक को लेकर सोच विचार किया जाएगा। और हेक्सावेयर आज डीलिस्टिंग ऑफर में बोली लगाने का यह आखिरी दिन है। कल की अगर बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के साथ ही 2-3 ट्रिगर्स है जिस पर फोकस रहेगा। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग होने जा रही है, ओपेक प्लस कमेटी की बैठक होगी, वहीं हेक्सावेयर डीलिस्टिंग ऑफर में बदलाव या फिर काउंटर ऑफर का आखिरी दिन होने वाला है, और पंजाब एल्कलीज एंड केमिकल्स का ओपन ऑफर जो है वो भी कल खुल जाएगा। शुक्रवार 18 सितंबर के दिन क्लोजिंग यानी कि 18 सितंबर की क्लोजिंग से फुटसी रीबैलेंसिंग के बदलाव लागू होंगे। वहीं राइट्स की बायबैक पर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है और सुप्रीम पेट्रोकेम का बायबैक इस दिन बंद हो जाएगा। ओके, तो ये हो तमाम इवेंट्स जिन पर आपको नजर रखनी है इस वक्त। आइए आगे बढ़े, उससे पहले जल्दी से आज की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पर करते हैं फोकस। हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। ब्रजेश बताइए क्या है बड़ी खबर और किस शेयर से जुड़ी हुई है और क्या खबर है वो बताइए। बिल्कुल, अभी जिस तरह से देश में ऑक्सीजन की चूंकि भारी किल्लत हो रही है, तो ऐसे में जो लिंडे इंडिया नाम की कंपनी है उसके लिए काफी मौका पैदा हो रहा है, या उसके जैसी जो दूसरी ऑक्सीजन सप्लाई कंपनियां हैं उनके लिए काफी अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों में पर्याप्त रूप से बनी रहे, इसके लिए जो गैस सप्लायर्स हैं उनके लिए लंबी मियाद के कॉन्ट्रैक्ट करें। तो एक तरह से ये जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं या बनाने वाली कंपनियां हैं या इस बिजनेस से जुड़ी कंपनियां हैं, उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी और हो सकती है आने वाले समय में। अगर आप मौजूदा समय में देखें तो जो किल्लत है ऑक्सीजन की, उसके लिए केंद्र सरकार को डिमांड और सप्लाई मिसमैच ना हो, सभी राज्यों को पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए, इसके लिए बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है और मिसमैच कितना है, और इसलिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है पैदा हो सकती है सप्लाई करने वाली या बनाने वाली कंपनियों के लिए। अगर आंकड़े देखें तो मार्च में जहां केवल 750 टन रोजाना ऑक्सीजन बनाया जाता था मेडिकल पर्पज के लिए, आज की तारीख में करीब 2700 टन रोजाना बनाया जा रहा है, जबकि डिमांड जो है वो करीब 2800 से लेकर के 2900 टन की है। और जिस हिसाब से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो ये ऑक्सीजन की मांग जो है आने वाले दिनों में और भी बढ़ने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है।
ओके तो ये है मेडिकल ऑक्सीजन की बड़ी तगड़ी मांग आती हुई दिख रही, खासतौर से कोरोना की वजह से। और इस डिमांड सप्लाई को कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में तालमेल किया जा रहा है। लेकिन जो कंपनियां ये ऑक्सीजन बनाने का कारोबार करती है उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जो पेशेंट्स जो कोरोना से जूझ रहे हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर्स पर रहने की ज़रूरत है, उनकी तरफ से डिमांड काफ़ी बड़ी आती दिख रही है। इसलिए इंडस्ट्रियल डिमांड को भी फिलहाल इन मेडिकल डिमांड की तरफ मोड़ा जा रहा है। और ऐसे में इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए और प्रोडक्शन बढ़ाने की गुंजाइश बनती हुई दिख रही है। लिंडे इंडिया मेरे ख्याल से कुणाल जी आपके रडार पर रहता है ये स्टॉक, जरा इसके बारे में बताएं, क्या है आपका व्यू? स्टॉक में बड़ा उछाल आज देखने को मिल रहा है। अरे देखिए, जबरदस्त चार्ट है। पहले भी हम लोगों ने कई बार इसकी चर्चा की है। मुझे याद आता है कि जब 550 रुपए काफी बड़े करेक्शन के बाद आ चुका था, तब लोग काफी परेशान थे इसको लेकर। और अब देखिए वापस से अनिल जी 800 रुपए के भाव हैं। मुझे लगता है अनिल जी कि इसमें एक रेजिस्टेंस है 800 रुपए की, जिसको स्टॉक ने 3 बार पहले हिट किया है। ये तीसरा अटेम्प्ट है 800 रुपए के आसपास आने का। मुझे लगता है कि जब कभी स्टॉक 800 के लेवल्स को पार करेगा, नई टेरिटरी में जाएगा, तब इसमें बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास निवेश है बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। 725 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। 800 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट आएगा, तब इसमें नई खरीद कर सकेंगे। ओके 800 रुपए के ऊपर बड़ी तेजी बनती हुई दिखेगी आपके लिए। ये है लिंडे इंडिया, बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है। और जाहिर सी बात है कि आज के माहौल में ऑक्सीजन की डिमांड है जबरदस्त। ये खबर ब्रजेश की तरफ से आपके लिए आती हुई। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और खबरों वाले शेयरों पर करते हैं फोकस। देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स है जहां पर आपको नजर रखनी है। हमारी रिसर्च टीम भी हमारे साथ जुड़ेगी जो बताएंगी आपको इन खबरों के। पूजा हमारे साथ है, आइए पूजा से पूछ लेते हैं। पूजा बताइए कौन से शेयर हैं जहां बाजार खुलने के बाद आई हैं खबरें? जी, शुगर सेक्टर से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिली है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शुगर कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। MEEQ यानी कि मैक्सिमम एडमिसिबल एक्सपोर्ट क्वांटिटी, ये जो राहत, ये फैसिलिटी थी, ये शुगर कंपनियों को 30 सितंबर तक दी गई थी। अब वो एक्सटेंड करके 31 दिसंबर तक की जाने की खबर निकल कर आ रही है। और इसके अलावा एथनॉल क्षमता बढ़ाने के लिए भी शुगर मिलों को राहत दी जा सकती है। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है, एक्सक्लूसिव जानकारी है हमारे पास, तो देखना होगा क्या कुछ फैसला यहाँ पर निकल कर आता है। इसके अलावा वेदांता पर नजर रखें, क्योंकि $50 करोड़ की क्लेम के मामले में वेदांता को एक बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अर्जी खारिज कर दी है। इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइसजेट पर नजर रखें। आज एविएशन कंपनियां फोकस में भी है। काफी सारी खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। एविएशन मंत्री ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि ETF पर एक्साइज ड्यूटी 11% से घटाकर अब 0% कर दी जाएगी और एयरलाइंस कंपनियों ने सरकार से इसको लेकर राहत भी मांगी थी। इसके अलावा DGCA के भी कुछ डेटा यहाँ पर निकल कर आए, जिसमें कि मार्केट शेयर को लेकर फिगर्स आए हैं। स्पाइसजेट का जो अगस्त में मार्केट शेयर है वो घटा है, 15.7% से घटकर 13.8% रहा है मंथ ऑन मंथ। और इंटरग्लोब एविएशन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी मार्केट शेयर में कमी देखी गई है, 60.4% से घटकर अभी जो करंट मार्केट शेयर है वो 15.4% देखने को मिला है। लेकिन अच्छी बात ये है कि स्पाइसजेट और इंडिगो दोनों के ही केस में जो पैसेंजर लोड फैक्टर है वहाँ पर बढ़त इस बार देखने को मिली है। कुछ ब्लॉक डील्स भी देखे गए हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट करीब 23 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 223 रुपये प्रति शेयर पर। और इन्फोसिस में भी कुछ बड़े सौदे देखने को मिले हैं, करीब 10 लाख शेयर्स के सौदे हुए हैं। 983.6 रुपये प्रति शेयर पर ये सौदे देखने को मिले। ओके, तो काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। एक्शन भरपूर हो रहा है इस समय मार्केट्स में। आइए हमारे गेस्ट से भी जुड़ते हैं। सबसे पहले आशु जी के पास चलते हैं और जानते हैं इस समय कौन सी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आशु जी। तो बिगुल बजाते हैं आशु जी के लिए। गुड आफ्टरनून आशु जी, बताइए सर क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे इस समय? दीपांशु, एक तो व्यूअर्स को फिर से रिपीट कर देता हूँ। मॉर्निंग में फ़ोन और फ्रेंड करके कॉल दिया था बजाज फाइनेंस का, इसी भाव पे लिया था, तो एक बार दोबारा मैंने कहा रिट्रीट कर दूँ 3545 के अराउंड, और 25 से 50 के बीच में लेना है। 3475 का स्टॉप लॉस और 3700 का टारगेट है। और वागले जी ने कंफर्म भी किया था 3570 क्रॉस करेगा, वो थोड़ा सा किया उसके बाद नहीं किया, तो मुझे लगता है वागले जी ने वो अंगद का पाँव रखा हुआ है। 3570 क्रॉस करेगा तो अच्छी मूव आएगी, लेकिन ये बाय कॉल है। दीपांशु, अभी जो लेटेस्ट बाय कॉल है वो है अंबुजा की,
अभी मैं बाई चांस बसीन जी को भी सुन रहा था, वो भी कहते हैं सीमेंट में ट्रैक्शन लग रही है। हमने भी अपने क्लाइंट्स को दीपांशु इसी भाव पे 218.50 से लेके 220 में, इसी में अंबुजा सीमेंट लेने की बाय कॉल दी है। इसमें 211 का स्टॉप लॉस लगाना है, 228 का पहला टारगेट है, 235 भी जा सकता है, लेकिन पहले टारगेट तक की मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रिटर्न आ जाएगा इसके अंदर। तो अंबुजा सीमेंट में बाय की राय है दीपांशु, विद द टारगेट ऑफ 228, 235 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 211। है कि सीमेंट स्टॉक्स पर एक अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है, तो सीमेंट स्टॉक्स पर नजर रखिए। आज सुबह हम हमारे एक्सपर्ट से रैमको सीमेंट्स के बारे में भी बात कर रहे थे, वहां पर भी हमने एक्शन देखा है। श्री सीमेंट भसीन साहब रेकमेंड करके गए थे, एसीसी था, और अब देखिए अंबुजा पर आशु जी की तरफ से भी कॉल आ रही है। तो सीमेंट स्टॉक्स पर नजर रखिए। पर एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट पुल अप करिए, क्योंकि 22,500 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी जाते हुए दिखा है। लगभग अब 70 अंकों की तेजी है बैंक निफ्टी पे, और एचडीएफसी ट्विंस भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सही टाइम है, बिगुल बजाते हैं। जान लेते हैं अनिल जी से कल के 2000 का आइडिया कौन सा है। बताएं सर। दीप, खरीदारी करने की राय है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी 22,500 के पार जो निकला है, ये नए ब्रेकआउट के लिए तैयार होता दिख रहा है। स्पॉट लेवल्स में आपको बता रहा हूँ, 22,525, 22,550 की रेंज में अब बैंक निफ्टी है। यहीं पर तुरंत प्रभाव से खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 22,400 का। मैं स्पॉट लेवल के आपको लेवल बता रहा हूँ, 22,400 का स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर की तरफ का पहला टारगेट 22,650, 700, 750 और उसके बाद 850। ये तमाम वो टारगेट्स हैं जिसके लिए बैंक निफ्टी तेज दौड़ लगाने को तैयार है। और दूसरी तरीके से अगर आप चाहें तो 22,500 और 22,600 इन दोनों के कॉल ऑप्शंस आप खरीद सकते हैं। 22,500, 22,600 के कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 22,500 का कॉल ऑप्शन अब इन द मनी कॉल ऑप्शन हो चुका है। आप 22,500 का कॉल ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। लगभग ₹225 के आसपास होना चाहिए। एक बार हमारे एफएनओ एक्सपर्ट कौन है पैनल पे, मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे एक बार कॉल ऑप्शन का दाम बता दें। तो 22,500 या 22,600 का कॉल ऑप्शन खरीद कर भी आप यहां पर तेजी कर सकते हैं। और 22,500 का कॉल ऑप्शन अगर आप खरीदते हैं ₹225 के आसपास, आप स्टॉप लॉस लगाइए ₹150 के आसपास का। ऊपर का टारगेट 300, 350 और ₹400 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी का आप 22,500 का कॉल ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। दोनों ही तरीके से देखिए, आप 3 दिनों तक बैंक निफ्टी 2 दिनों तक 22,500 के आसपास आने के बाद अब फाइनली 22,500 के ऊपर की तैयारी कर रहा है। संभावना पूरी कि आज 22,500 के ऊपर की क्लोज दे, क्योंकि अभी तक आप पिछले कई दिनों से आप 22,000 से लेकर 22,500 की रेंज में ही क्लोज दे रहे हैं। आज आखिरी घंटे में जिस तरह से तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसको देखकर लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहां से 22,500 पर के ऊपर क्लोज देने को तैयार है, तेजी के लिए तैयार है। और इस तेजी में लीड करेंगे 2 बैंक, एक है एचडीएफसी बैंक और दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक। इन दोनों ही बैंक्स में बढ़िया मजबूती के साथ कारोबार होने की पूरी संभावना दिख रही है। तो ये आपके लिए बैंक निफ्टी में खरीदारी का है। जय हमारे साथ है। जय, जरा 22,500 के कॉल ऑप्शंस के लिए आप लेवल्स बता दें, और क्या आपको भी बैंक निफ्टी में खरीदारी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं? जरा आपकी मदद चाहिए, फोन अ फ्रेंड। अरे अनिल जी, बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूँ। इनफैक्ट बहुत ही राइट टाइम पर आपने अनिल जी बाय रिकमेंडेशन दिया है। 268, 69 के आसपास 22,000 का कॉल ऑप्शन चल रहा है। इनफैक्ट आपने 225 पे जिक्र किया, बात करते करते ही आपकी मैं कहूँगा 265-70 हो गया है। 268 के आसपास इसको डेफिनेटली खरीद कर चलना चाहिए। अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है 22,800, 23,000 तक के दरवाजे खुल गए बैंक निफ्टी के। अभी 22,800 तक तो मुझे कोई रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ नज़र नहीं आ रहा है। इनफैक्ट इसीलिए हमने कल भी बैंक निफ्टी का ऑप्शन, कैश के ऑप्शन में हमने रेकमेंड किया था 22,400 का, वो टाइम पे इन द मनी। और मैं कहूँगा अभी 22,500 का जो इन द मनी हो चुका है, आपकी बात करते करते मैं कहूँगा इसको लेकर ही चलना चाहिए। और 268 के आसपास बाय करना चाहिए। अनिल जी, इसमें एक स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं 174 का ऊपर में टारगेट जो इसका पहला वाला बन रहा है, नेट कम्स टू अराउंड 342। दूसरा टारगेट लगभग 415 तक का बन रहा है, 342, 415। ये 2 टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी का 22,500 का कॉल ऑप्शन इन द मनी लेकर ही चलना चाहिए। बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मैं कहूँगा नहीं जी। और जो हिसाब से बैंक्स में एज एंटिसिपेटेड एक रिवर्सल आ रहा है लोअर लेवल से, ये कंफर्ट दे रहा है मार्केट में। इनफैक्ट उसके चलते ही मुझे ऐसा लग रहा है नहीं जी, निफ्टी भी चल जाएगा। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए बड़ा कंफर्ट वाला और 22,500 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय हमें इस वक्त जय भी दे रहे हैं। आइए, विश्वेश चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पेशल अपीयरेंस, और उनके लिए बिगुल स्वागत करिए विश्वेश जी का। विश्वेश का विशेष।
विश्वेश जी, स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है आपका कॉल, किस पर देना चाहेंगे सर? एकदम प्रभाव से बैंक निफ्टी बाय करिए। बैंक निफ्टी के 22,500 का कॉल बाय करिए। 200 रुपए में आइडेंटिफाई किया था, 280 हो गया, फिर भी कोई गम नहीं है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी 5-7 दिन का क्लस्टर ऑफ जोन निकाल रहा है, 22,660 के ऊपर टिक गया है। मुझे लगता है कि शार्प कवरिंग पेंडिंग है 22,923,000 की। और जय तो मेरा भाई है, और जय का कॉल और मेरा कॉल मैच करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आप तो मतलब हमारे गुरु हो, आपने बैंक निफ्टी बाय दिया है तो मैं और एक्साइटेड हूँ कि बैंक निफ्टी दबा के खरीदना चाहिए। रॉकेट मूव एक्सपेक्टेड है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल देखिए, यही कमाल है डेटा का और चार्ट्स का कि एक साथ आपको, अब मुझे समझ में आया। कई बार मैं सोचता हूँ कि विप्रो का कॉल 4 लोगों के एक साथ कैसे आया, मुझे समझ में आया। अब मुझे आज समझ में आ रहा है कि अगर मैंने बैंक निफ्टी के डेटा देखे हैं और मैंने मुंह पकड़ा है, सेम उसी वक्त शायद विश्वेश जी ने भी लगभग वही पकड़ा होगा, क्योंकि विश्वेश जी शो में नहीं है इसलिए जुड़ने में समय लगा होगा। और जय भी शायद इंतजार कर रहे होंगे कि कब अनिल जी चुप हों तो मैं बोलूँ मुझे भी बैंक निफ्टी मजबूत दिख रहा है। तो एक साथ कई बार इस तरह से कॉल आता है, और जब डेटा का फॉर्मेशन और एक ब्रेकआउट दिखता है तो बैंक निफ्टी वैसा ही ब्रेकआउट देने की तैयारी में, और 22,650 के ऊपर निकल कर टिक गया तो फिर इसमें आग लगेगी। तो 22,650, 22,700 ये आखिरी पड़ाव है बैंक निफ्टी के लिए। इसके बाद एकदम फ्री है मतलब जाने के लिए। तो विश्वेश, आप कह रहे हैं कि 22,500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 280 रुपए में, राइट? स्टॉप लॉस टारगेट बताएं सर। सर देखिए, स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप हो चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से आप मेरा ओरिजिनल ट्रेड 200 पे था और 140 का स्टॉप लॉस था। लेकिन अगर आप 280 में अभी एंट्री करते हो तो मुझे लगता है थोड़ा कूल ऑफ करिए, वहां पे भी थोड़ा ऐड करिए। तो एक साथ बड़ी क्वांटिटी मत बाय करिए, स्टॉप लॉस 200 का रखिए। मुझे नहीं लग रहा है कि बैंक निफ्टी 22,500 के नीचे जाएगा, मतलब 200 पॉइंट एट द मनी ऑप्शन है, मतलब 0.5, मतलब 100 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन ये जो क्लस्टर है 22,730 जैसे ही निकलेगा बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट तो हम खड़े खड़े चल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अपनी जितनी कैपेसिटी है, रिस्क है, उसके हिसाब से बाय कीजिए। एक रूम नीचे में और ऐड करने का रख दीजिए 200 रुपए या 230 रुपए के आसपास। तो अगर ये लेवल पे बाय करते हो 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 350-400 रुपए की टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय इस वक्त आती हुई बैंक निफ्टी में आपके लिए भी। कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं और वागले साहब भी तैयार है। तो पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। आफ्टरनून अनिल जी मैंने मॉर्निंग में लुपिन कवर किया था और उसका टारगेट 1035 था। अभी 1022 है, एक 7-10 रुपए बाकी है टारगेट आने को। मुझे लगता है जैसे ही ये 1035 तोड़ेगा इसमें एक बड़ी मूव आएगी, कम से कम 50 रुपए की आज और कल में। तो मैं वो प्रीएम कर रहा हूँ, अभी के अभी ले ले 1021, 1022 ये भाव पे 1000 के नीचे वाला स्टॉप लॉस, तो 999 का पकड़ के चलिए। और मुझे लगता है लुपिन 1035 के पार निकलते ही 1080, 1090 तक 1 से 2 दिनों में जा सकता है। ओके, तो लुपिन में है जबरदस्त तेजी का माहौल और यहाँ पर करें आप खरीदारी। 1022 के आसपास खरीदारी कीजिए। 1000 का स्टॉप लॉस, 1035 ये है आपका पहला टारगेट। 1035 के पार निकलने के बाद तेजी बढ़िया बनेगी 1080, 1090 के टारगेट के लिए। आइए कुणाल जी और राकेश जी के लिए ये है बिगुल। अब एल्गो ट्रेड है उनका। आइए बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, सीमेंट की बात हो रही है तो हमारा भी जो एल्गो ट्रेड है सीमेंट स्टॉक है। इंडिया सीमेंट बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और आज एक बड़ी वाली नेकलाइन को स्टॉक ने तोड़ा है। 125 रुपए की एक बड़ी वाली नेकलाइन को स्टॉक ने तोड़ा है। और जिस इंटेंसिटी की एक नेकलाइन टूटी है 135 से लेकर 140 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओवर टू कुणाल जी।
अरे जी देखिए, एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है और इस स्टॉक में एक हाफ ब्रॉडनिंग पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट आज के ट्रेड में 125 रुपए के ऊपर आ रहा है। अगला जो लक्ष्य है वो 135 रुपए से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इन स्तरों पर बाय करके चलें। 124 पर 124 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें। ऊपर जो पहला टारगेट होगा वो 133 रुपए का, दूसरा टारगेट 135 रुपए का। तो 133 135 के टारगेट के लिए इंडिया सीमेंट में हमारी एल्गो में खरीदारी की राय। ओके, अगला बिल्कुल है जय के लिए आ रहा है आपके लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। अनिल जी, LNT का 920 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 18 रुपये 50 पैसे चल रहा है, सॉरी 18.5 चल रहा है, इसको खरीदना है। इसमें हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे 14 का, 14 का, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस अनिल जी, खाली 4.5 पॉइंट का है। ऊपर में जो टारगेट इसके बन रहे हैं, पहला टारगेट अनिल जी बनेगा 26.50 का, दूसरा टारगेट बन रहा है 30 का। 26.50 एंड 30 ये दो टारगेट्स के लिए LNT का हमें 920 का कॉल ऑप्शन खरीदना। अभी ये खरीदने का कारण ये अनिल जी कि ये स्टॉक में कल के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही क्लियर कॉपी बुक मैं कहूँगा हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये पैटर्न में से ब्रेकआउट आज ऊपर की तरफ आया है और उसके पहले का जो एक मूव है वो एक क्लियरली इंपल्सिव फॉल है नीचे की तरफ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 940 से लेके 950 तक का बाउंस मिलना चाहिए। यही अगर 940 950 हो जाता है अनिल जी, तो ये 26 50 30 तक के लेवल्स तो इजीली हासिल हो जाना चाहिए LNT पर। रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये पैटर्न जो है अनिल जी, ये पैटर्न की प्रोबेबिलिटी रिलायबिलिटी अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली बहुत ही अच्छी रही है, लगभग 75-80% से ज़्यादा रही है। सो ऐसे पैटर्न में से अगर ब्रेकआउट आता है तो जमकर बाय करना चाहिए। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त जय की तरफ से। LNT का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 920 रुपए वाला कॉल ऑप्शन। अगला बिगुल है किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, आपने बैंक निफ्टी पे कॉल दिया तो मैं निफ्टी का चार्ट देख रहा था, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आर्ली चार्ट्स अगर देखते हैं अनिल जी, तो आर्ली चार्ट्स में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जिसको हम ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न कहते हैं, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक छोटा सा बैरियर है 11,600 का, जो आराम से क्रॉस करेगा अगर बैंक निफ्टी उसका साथ दे तो। और जैसे जय ने, विश्वेश ने, आपने सबने बोला है, तो मेरा मानना है कि निफ्टी भी परफॉर्म करता नजर आएगा। टारगेट्स बहुत बड़े हैं। मेरा मानना है कि अभी 11,590 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है, यहाँ खरीदना चाहिए। 11,520 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 11,800 का अगले 4 से 5 दिनों का टारगेट रहेगा। ये पैटर्न बहुत अच्छा है। तो अगर किसी को फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना है, थोड़ा सा रिस्क लेके ऑप्शंस में करना है, तो मेरा मानना है कि 11,600 एट द मनी का 24 सितंबर को खत्म होने वाले हफ्ते का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। 108 के आसपास मिल रहा है। स्टॉप लॉस 78 का रहेगा और टारगेट 200 प्लस के देखने को मिलेंगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बेहतरीन है। इधर सिर्फ 30 रुपए का रिस्क है और उधर लगभग 90-100 रुपए का टारगेट देखने को मिलेगा। ओके, 11,600 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। स्टॉप लॉस हो गया आपका, अगर फ्यूचर कर रहे हैं तो। ये बाकी लेवल आपने फ्यूचर के दिए हैं क्या? 11,520 और 11,800 के जो टारगेट है सर? सारे स्पॉट है अनिल जी, सारे स्पॉट है। अच्छा, सारे स्पॉट लेवल से। ओके, तो यहाँ पर आपकी खरीदारी करने की राय, और 11,600 के आसपास निफ्टी चल रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय। आइए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, इस ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ। अनिल जी, सुबह से हमने अपने क्लाइंट्स को बजाज फाइनेंस, जिंदल स्टील, हिंडाल्को, अंबुजा सीमेंट, बहुत सारी बाई कॉल्स दी हुई हैं। वो सारी बाई कॉल्स हैं। और निफ्टी में अनिल जी बैंक निफ्टी की भी कॉल दी थी हमने, लेकिन अभी वो बुकिंग करवा रहे हैं। और जैसे किरण जी ने बताया कि 11,600 एक हर्डल सा है या एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अनिल जी, मुझे कल की एक्सपायरी के जो एक हमारा एनालिसिस है कि कल की एक्सपायरी 500 सवा 500 के बीच में हो सकती है, मतलब यहाँ से 50-70 पॉइंट नीचे। लेकिन अनिल जी, उसके लिए शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि बाय कॉल्स भी हैं। तो अनिल जी, एक पोर्टफोलियो लेवल पे जो हम करते हैं, हमने अनिल जी एक स्प्रेड दिया है जो मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ।
600 की पुट लेनी है एक कल की एक्सपायरी की, और 500 की 2 पुट बेचनी है निफ्टी की। अनिल जी, ये स्प्रेड बनता है 15 रुपए में, सिर्फ 15 रुपए का आपका रिस्क है। अगर 11,600 से ऊपर जाता है, चला भी जाता है, तो अनिल जी कल तक 15 रुपए तो आराम से मिल जाएंगे, आज भी मिल जाएंगे, कल शाम तक भी भाव रहेगा, अनलेस कल ही आज शाम को 11,800 ना हो जाए। तो अनिल जी 15 रुपए के स्प्रेड से मीन्स अगर 11,585 से नीचे एक्सपायरी कहीं भी होती है 11,400 तक, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो अनिल जी एज ए हेड स्ट्रैटेजी, या फिर जो हमारा व्यू भी है कि जो हमारा मानना है कि एक्सपायरी 11,500 550 के बीच होनी चाहिए, उसके चलते अनिल जी स्प्रेड बनाया है जिसकी कॉस्ट सिर्फ 15 रुपए है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 11,600 की एक पुट लेनी है, 11,500 की 2 बेचनी है, कॉस्ट सिर्फ 15 रुपए है। और मुझे लगता है ये अगर ठीक ठाक रहा तो अनिल जी 15 का 45 3 गुना प्रॉफिट देके जाएगी। बाकी देखते हैं। ओके, तो 11,600 का एक पुट खरीदना है, ठीक है, और 11,500 के 2 पुट बेचने हैं। ओके, ठीक है। आशीष सर, कितनी कॉस्ट आ रही है इसमें और प्रॉफिटेबल कहाँ? 11,500 निफ्टी आए तो प्रॉफिटेबल होगा, राइट? बिल्कुल अनिल जी, 11,500 पे तो जैकपॉट लग जाएगा। हमारा मानना है अनिल जी कि निफ्टी 11,500 से 550 के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए। आज अच्छा है, ऊपर है, अभी भी ट्रेंड ऑफ पॉजिटिव है, मंदी का सौदा नहीं है ये अनिल जी, मॉडरेट सौदा है, जिसके चलते 50 पॉइंट की अगर करेक्शन आ जाएगी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। जितने पैसे आपको लगाए आपको 3 गुना मिल जाएंगे उसके। ठीक बात है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये है आपके लिए राय आशीष सर की तरफ से पुट खरीद कर स्प्रेड बनाने की। स्प्रेड कुछ भी हो, तेजी हो या मंदी, आशीष सर बनाते रहेंगे और आप एंजॉय करते रहिए, एंजॉय करिए। एक और कॉल जो आ रहा है अब किरण जी की तरफ से, किरण जी के लिए बिल्कुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, कैश स्टॉक में रेकमेंड करने जा रहा हूँ। बहुत कम बार होता है कि मैं कैश के लेवल्स, कैश के स्टॉक्स कवर करता हूँ, पर ये बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मेरा मानना है कि बिरला सॉफ्ट, बी सॉफ्ट, ये बाय करके चलना चाहिए। 193 194 का रेट चल रहा है। इसने जो आज अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है वो बहुत बेहतरीन है और ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा 180 का रहेगा और टारगेट्स के लिए 240 एक हफ्ते में देखने को मिलेंगे। तो ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा, आपको ये डिलीवरी मार्क करके चलनी चाहिए। 240 के लेवल्स आपको जरूर देखने को मिल जाने चाहिए एक हफ्ते के अंदर। ओके, तो ये है आपके लिए राय बिरला सॉफ्ट में खरीदारी करने की कुणाल जी, माफ कीजिएगा, किरण जी की तरफ से। और कुणाल जी और राकेश जी भी अपने चार्ट कॉर्नर के साथ तैयार है। और सेठी साहब का बदला हुआ समय 2:30 बजे है। सेठी साहब का समय बदला है, कॉल्स की क्वालिटी और उनके स्टॉक्स का दौड़ना वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। रफ्तार उतनी की उतनी है और ज़बरदस्त है, इनफैक्ट बढ़ी है। तो अब 3 बजे के बजाय 2:30 बजे, ताकि आपको सफिशिएंट समय इंट्राडे के लिए भी मिले। ये है सेठी साहब की इच्छा, और वो हमने कहा कि चलिए आपकी इच्छा तो 2:30 बजे आप जुड़ जाइएगा। तो सेठी साहब जुड़ने वाले हैं, तब तक एक बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है आईसीआईसीआई बैंक पर। एक स्पेशल कॉल है और रीजन ये है कि स्टॉक मंदी से तेजी की तरफ आ रहा है। स्टॉक में करेक्शन चल रही थी और आज इस करेक्शन का अंत हो रहा है। स्टॉक 3 दिन के हाईज के ऊपर निकला है। टेक्निकल भाषा में देखें तो टर्न अराउंड ब्रेकआउट है, मंदी से तेजी की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर शॉर्ट सेलर्स स्क्वीज होंगे। शॉर्ट सेलिंग प्लस फ्रेश लॉन्ग स्टॉक को काफी ऊपर ले जाने का दमखम रखते हैं। और प्लस जो चार्ट है वो कह रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, यहाँ पर अगर फिबोनाची का इस्तेमाल किया जाए तो मुझे लगता है कि अनिल जी 395 400 के लेवल्स आपको आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलेंगे। और बैंक निफ्टी पर आपने फिर से एक बार ग्रीन लाइट दी है, तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। फिबोनाची के हिसाब से ही 370 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है। पहला टारगेट 385 रुपए का, दूसरा टारगेट 390 रुपए का। आईसीआईसीआई बैंक में हमारी खरीदारी की राय।
और बंसल जी बात तो आप इतनी बड़ी कर रहे हो कि कुछ बहुत बड़ा हो, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और आपके बजाय कुणाल जी ने टारगेट छोटे छोटे दे दिए 385 390 के। टारगेट तो बड़े करो थोड़े, जब बहुत बड़ा होने वाला है। बड़ा ये होने वाला है कि वो फुटसी की रीबैलेंसिंग हो रही है, उस रीबैलेंसिंग में आईसीआईसीआई बैंक में बड़ी खरीदारी आ सकती है। चलो ये भी मैं अब आपको बता दूं, अब तो टारगेट बढ़ाओ। अनिल जी 376 रुपए चल रहा है अनिल जी, 10-12 रुपए ऊपर का टारगेट दिया है चार्ट कॉर्नर में अनिल जी। इससे बड़े बड़े टारगेट्स क्या है, शॉर्ट टर्म का अनिल जी पिक है। ऐसे तो अनिल जी दिल मांगे मोर तो हमेशा ही लगा रहता है। ओवर टू यू। अरे भाई साहब आप समझ ही नहीं रहे हो, हमें 23,000 तक बैंक निफ्टी को कैसे ले जाना। अगर आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक अपना काम नहीं करेंगे तो हमारी भी तो मजबूरी समझो आप। तो ओके, तो इसलिए हमें आपसे बड़े टारगेट तो चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं, पहले 390 और 390 के बाद हम आपसे रिवाइज करवा लेंगे, चिंता बिल्कुल ना करें। और थोड़ी देर में आपके साथ जुड़ने वाले हैं सुमित जी भी, और सुमित जी से भी लेंगे हम उनकी बेहतरीन पिक्स। उससे पहले अगर सेठी साहब जुड़ चुके हैं तो सेठी साहब के लिए बिगुल कर दीजिए तैयार। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स, आइए बिगुल के साथ करिए स्वागत। आइए सेठी साहब बताएं सर आपकी आज की पहली पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी पहली पिक है कैश मार्केट का स्टॉक है। कंपनी का नाम है अंबिका कॉटन। ये एक बेहतरीन क्वालिटी की टेक्सटाइल कंपनी है, और मेरा ये मानना है कि जो स्पैट अभी पिछले 2-3 दिनों से यूएस और चाइना के बीच में हुआ है, जिसके अंतर्गत यूएस ने चाइना से टेक्सटाइल इंपोर्ट्स पे जो बैन लगाया है, मुझे लगता है उसका भरपूर फायदा भारतीय टेक्सटाइल कंपनी को मिलेगा। इसलिए वहां से क्वालिटी कंपनी जैसे अंबिका कॉटन है या आपके इवन वर्धमान टेक्सटाइल्स है, इस तरह के स्टॉक पे नजर रखनी है। स्टॉक का अभी प्राइस है 719-20 रुपए का। मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में 750 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 705 रुपए का। फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल ईयर में 19% का है। डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही रिजनेबल 0.14 का है। और ये जो कंपनी है, इसको पहले मुझे याद आता है, इसमें नारायण मूर्ति जी ने जो इसके फाउंडर है, उन्होंने कैटामरान वेंचर्स, कैटामरान इन्वेस्टमेंट उनकी एक कंपनी है, उसके थ्रू इसमें हिस्सेदारी ली हुई थी। वो अभी मैं चेक करना रह गया वेदर अभी भी होल्ड करते हैं क्या, बट एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। और मुझे लगता है जो टेक्सटाइल का सेक्टर है, ये आने वाले दिनों में, जैसे हमने केमिकल सेक्टर में एक बहुत शानदार पीक देखी पिछले कुछ महीनों में, मुझे लगता है टेक्सटाइल एज ए सेक्टर शुड आल्सो स्टार्ट परफॉर्मिंग, और वहां से ये स्टॉक मुझे पसंद है। ओके, तो ये है आपके लिए राय अंबिका कॉटन। ये है पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। 705 का स्टॉप लॉस और 750 का टारगेट, एक बेहतरीन कंपनी है। सेठी साहब और एक स्टॉक है आपके पास? हाँ बिल्कुल, एक और कैश मार्केट का स्टॉक है। कंपनी का नाम है सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी। ये एक ऑयल एक्सप्लोरेशन की कंपनी है। इसको भी जब भारत में प्राइवेटाइजेशन हुआ था ऑयल ब्लॉक्स का, 3 ब्लॉक्स गुजरात में मिले थे, जो कि बहुत ही अच्छे ब्लॉक्स है, जहां से कंपनी काफी अच्छा ऑयल एक्सप्लोरेशन करती है। एक सस्ते वैल्यूएशन पे प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल है 10 का। पिछले साल डिविडेंड दिया है 5 रुपए का, जो डिविडेंड यील्ड भी अराउंड 5% का है या 4.3% का है। अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 57% के। कंपनी के रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं। 0 डेट कंपनी है। प्रोमोटर की कोई प्लेज नहीं है हिस्सेदारी, और FIS GIS का भी एक अच्छा इंटरेस्ट है 16.5% का। इस स्टॉक में भी 119-20 के लेवल पे खरीदारी करने की सलाह है। 130 का टारगेट रहेगा, 114 का स्टॉप लॉस। ओके, 114 का स्टॉप लॉस के साथ 130 के टारगेट के लिए सेलान एक्सप्लोरेशन, ये है दूसरा स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। मुझे तो लगा कि आप सेठी साहब एक फ्यूचर का स्टॉक देने वाले, आपने दोनों कैश का दिया, फ्यूचर का भी कोई है स्टॉक आपके पास में? अनिल जी, फ्यूचर का एक स्टॉक दे देता हूँ। फ्यूचर का देखिए, बैंकों को तो आपने बहुत ही बखूबी कवर किया है और बैंक में अच्छी तेजी लग रही है, बट मुझे लगता है अब यहाँ से आईटी सेक्टर पे नजर रखनी चाहिए। वहां से इन्फोसिस पे खरीदारी करने की सलाह है। एक मिनट सेठी साहब, एक मिनट सेठी साहब मैं आपका फ्यूचर कर लूं उससे पहले एक बड़ी खबर डॉक्टर रेड्डीज की आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है एक बार, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज आपने 2 दिन पहले आपने रिकमेंड भी किया, खबर बड़ी आती हुई दिख रही है। और वो खबर ये आ रही कि डॉक्टर रेड्डीज रूस की RDIF 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन बेचेगी। क्या बात है, वाह, ये तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। डॉक्टर रेड्डीज
वैक्सीन बेचने की तैयारी में है, कोरोना के वैक्सीन बेचने की तैयारी में। कुछ और डिटेल्स दीप, जरा ये मेडिकल वाला मामला है और रशिया वाला मामला है, जरा आप नजर डालिए इस पर और गौर फरमाइए कि ये खबर कितनी बड़ी है, कहाँ से आ रही है, क्या है। लेकिन बड़ी खबर है इस वक्त और बहुत तेज दौड़ लगातार दिख रहा है। सेठी साहब, मुझे याद है आप 2 दिन 3 दिन पहले से लगातार डॉक्टर रेड्डीज की बात कर रहे हैं, तो एक बार जल्दी से डॉक्टर रेड्डीज पर आप अपनी राय दीजिए। 250 रुपए ऊपर डॉक्टर रेड्डीज का शेयर इस वक्त दिख रहा है, 4600 के पार निकलता हुआ, बताएं जल्दी से। अनिल जी, कमाल ही कर दिया स्टॉक ने। मैंने 4380 के लेवल पर रिकमेंड किया था। ये जो खबर है डेफिनेटली बड़ी पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल अपने 5000 के लेवल्स की ओर बिल्कुल बढ़ रहा है और बहुत जल्दी इसमें हमको 5000 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। क्या बात है, अब की बार 5000, गजब, क्या बात है। डॉक्टर रेड्डीज और डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट वागे साहब आपको बताने हैं, क्योंकि आप डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट को कई बार रिकमेंड भी कर चुके हैं। जल्दी से बताइए अगला टारगेट क्या है। अनिल जी, आपने सही टाइम पे पकड़ा है। 4600 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। 4590 का स्टॉप लॉस रख के खड़े रहे। मुझे तो ये पोजिशनली 4730-40 के आसपास लगता है। यहाँ से भी एक 100 रुपये ऊपर पोजिशनली का मतलब 1 से 2 दिन, एक बार 3 दिन लग सकते हैं, बट ये 4700 के पार जाना है। ओके, तो गजब की तेजी, गजब की जबरदस्त है। अब समझ में आया, फार्मा शेयरों में तेजी पूरी की पूरी डॉक्टर रेड्डीज से लीड होती हुई दिख रही है। परसों भी हम यही बात कर रहे थे कि ये फार्मा डॉक्टर लीड कर रहा है और डॉक्टर ने 4.5% की 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन डॉक्टर रेड्डीज को बेचेगी, रूस की कंपनी। और जाहिर सी बात है डॉक्टर रेड्डीज अब फिर बाद में आगे बेचने का काम करेगी। तो डॉक्टर रेड्डीज रूस की कंपनी से 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन खरीदने की तैयारी में और स्टॉक में जबरदस्त उछाल आता हुआ दिख रहा है। माफ कीजिएगा, मैंने सेठी साहब आपको बीच में रोक दिया। अब सेठी साहब से मुझे फिर से पिक लेनी है एक और, जो एफएनओ वाली है, लेकिन मैं बिगुल के साथ ही लूंगा, बिना बिगुल मजा नहीं आता। तो सेठी साहब के लिए एक बार फिर से बिगुल। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, मैं कह रहा था कि अभी बैंकिंग तो बिल्कुल फेवर में है, बट मैंने जो आज स्टॉक पिक किया है वो एक आईटी कंपनी है। कंपनी का नाम है इन्फोसिस, दिग्गज आईटी कंपनी। और मुझे लगता है अब यहाँ से आईटी सेक्टर पे बिल्कुल फोकस होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये जो सेकंड क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे ना, इनके बहुत ही शानदार आएंगे। बिकॉज एक तो इनको 3-4% का ऐसे माना जा रहा है कि जो ट्रेवल और जो वीजा एक्सपेंसेस है उनका फायदा रहेगा, जो कि मार्जिन में बिल्कुल दिखाई देगा। और दूसरा, इनको जो यूरोप में जो क्रॉस करेंसी टेलविंड है उसका भी एक बड़ा फायदा होगा। तो नतीजे बहुत ही अच्छे होने की उम्मीद है। मेरा इन्फोसिस पे करंट लेवल जो 990 के आसपास के लेवल से यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। बहुत ही शॉर्ट टर्म में 1025 के टारगेट और 975 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए इन्फोसिस में खरीदारी करने की राय, 975 का स्टॉप लॉस। और सेठी साहब टारगेट क्या बोला, टारगेट एक बार फिर से बताइए। 1025 का टारगेट, 1025। और सेठी साहब के एफएनओ के स्टॉक्स में आपको बता दूं, अगर जो इतनी ज़्यादा मेमोरी तो मेरी है नहीं, जितनी याद है, सबसे पहले देखिए वेदांता 120-22 के आसपास रिकमेंड किया था, आज देखिए 133-35 हो गया। उसके बाद हीरो मोटोकॉप तेज दौड़ लगा रहा है। डॉक्टर रेड्डीज अभी आपके सामने, और दिग्गज शेयरों में भी उतनी ही गहरी पकड़ और उतनी गहरी रफ्तार से चलते हैं सेठी साहब के स्टॉक। तो इन्फोसिस ध्यान में रख लीजिए, अगले 1-2 दिनों में कमाल दिखाने की तैयारी में इन्फोसिस भी आपके लिए आ जाएगा। कमाल दिखाने का काम कर रहे हैं हमारे एक और खास एक्सपर्ट्स, और वो हैं सुमित बगड़िया जी। तो सुमित जी की स्पेशल अपीयरेंस, आज स्पेशल अपीयरेंस में विश्वेश जी आकर कमाल कर गए और स्पेशल अपीयरेंस में अब आ रहे हैं सुमित जी भी। तो सुमित जी के लिए बिगुल। सुमित जी का पहले मैं स्वागत कर लूं। सुमित जी, पहले तो मुझे ये बताएं बिगुल कौन सा वाला चाहिए, हमारे पास आपके लिए बहुत सारे हैं। सुमित का सुपर हिट, कोई स्टॉक पर कॉल देना चाहते हैं, या हाँ आपका हीरो और जीरो, सुबह वाला आपका हीरो और जीरो 11,650 का कॉल ऑप्शन आपने 8-9 रुपए में दिया था, वो दुगने से ज्यादा हो गया, उसका अपडेट बताओ पहले तो आप। नमस्कार अनिल जी। बिल्कुल अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और निफ्टी में जो सुबह 11,650 का कॉल दिया था वो बिल्कुल आपने सही कहा, एकदम दुगना हो गया है। 19.40 का हाई लगा है, तो क्लास मूव मिला है, उसके अंदर प्रॉफिट बुक करेंगे। और अब यहाँ पे एक कैश का कॉल दूंगा और एक एक्सपायरी के लिए स्ट्रेटेजी दूंगा बैंक निफ्टी में। ओके, तो बैंक निफ्टी के लिए ये बैंक निफ्टी का हीरो या जीरो, एक्सपायरी वाला हीरो या जीरो कॉल, या फिर स्प्रेड वाला आशीष सर की तरह। ओके, सुमित जी से कनेक्शन कट गया है। सुमित जी बहुत देर तक, कोई बात।
सुमित जी से हम कहेंगे कि समय से वो अपने मोबाइल का और फ़ोन के बिलों का भुगतान करते रहें ताकि बीच बीच में इस तरह से कनेक्शन कटे रहें। इसमें हमारी तरफ से कहीं कोई टेक्नोलॉजी वाली समस्या नहीं है, ऐसा हम सुमित जी को बताएंगे। अब सुमित जी मानेंगे नहीं मानेंगे उनकी मर्जी है, लेकिन चलिए इस बीच आशु सर के लिए एक बिगुल उनकी तरफ से BTST कॉल, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी दो कॉल हैं, एक तो मैं बाद में बताता हूं क्योंकि कुणाल जी कवर कर चुके हैं। BTST अनिल जी LIC हाउसिंग पे अनिल जी सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, 295 रुपए का, और टारगेट है 320 से 325 रुपए का। बहुत दिनों बाद अनिल जी 300 क्रॉस करके कन्विंसिंगली खड़ा हो गया है और मुझे लगता है कि ये अब एक अच्छी चाल दे सकता है। और पिछले दिनों में भी बहुत अच्छी कंसोलिडेशन दी है 290 के प्लस माइनस 5 रुपए में। तो अनिल जी इसको बिल्कुल LIC को लेना चाहिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस को, और टारगेट 320 से 25 का और स्टॉप लॉस सिर्फ 5 रुपए का, 295 रुपए का। और अनिल जी इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर दूं, अभी हमने भी अपने क्लाइंट्स को पिक ऑफ द वीक में ICICI बैंक दिया है 375-76 के अराउंड। स्टॉप लॉस तो नीचे 350 का और टारगेट है 400 क्रॉस करेगा। तो आई थिंक जो जैसे राकेश जी और कुणाल जी ने कहा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, वो शायद हमको भी नज़र आया, तो हमने भी अभी अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है। एंड इन एडिशन टू दैट अनिल जी LIC हाउसिंग इज ए गुड कॉल टू बाय। ओके, ICICI बैंक में कहा जा रहा है कि $160 मिलियन की खरीदारी आ सकती है फुटसी की रीबैलेंसिंग की वजह से कल। अपुष्ट खबरें, मैं ये नहीं कह रहा ये सही है या गलत है, कितनी आएगी नहीं आएगी भगवान जाने, लेकिन ये खबरें चल रही है और इस खबरों के दम पर ICICI बैंक भी चल रहा है। तो आप अपने अपने हिसाब से आप अपना अपना ध्यान लगा लें। ICICI बैंक यहाँ पर आशु सर की खरीदारी करने की भी राय है और आशु सर ICICI बैंक 350 के स्टॉप लॉस से खरीदने की राय दे रहे हैं और टारगेट 400 का है। राइट, 400 का टारगेट है ना आशु सर का, 377 के आसपास ICICI बैंक। जी हाँ, तो आशु सर इसमें स्टॉप लॉस बहुत दूर हो गया, 350 दूर नहीं है। अनिल जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो हम ये पिक ऑफ द वीक देते हैं ना अनिल जी, इसमें बड़ा टारगेट 405 425 का भी है। तो ये ना इंट्राडे उस तरह का छोटा स्टॉप लॉस नहीं होता। योर ऑब्जर्वेशन इज एब्सोल्युटली राइट। इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है नॉर्मली 1:2 से कम होना नहीं चाहिए। आई एम नॉट इन फेवर, बट ये कॉल अनिल जी जो पिक ऑफ द वीक होती है वो इस तरह से ही दी जाती है क्योंकि इसमें 10 रुपए का स्टॉप लॉस बुक नहीं करना होता। तो इसमें आई थिंक ऐसे ही है 25 रुपए। लेकिन अनिल जी LIC में रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, LIC हाउसिंग फाइनेंस मिस नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय LIC हाउसिंग में खरीदारी करने के लिए। आइए सुमित जी के लिए बिगुल, जीरो या हीरो, हीरो या जीरो का। बताएं सुमित जी। जी फर्क है लाइव होने में और फोन पे होने में। फोन पे दिक्कतें आती है तो उन दिक्कतों के चलते थोड़ा सा आगे पीछे होना पड़ता है। तो अनिल जी हीरो या जीरो ट्रेड बोल दे आप इसको, या एक्सपायरी ऑप्शन ट्रेड बोल दे। ये बैंक निफ्टी के अंदर है अनिल जी, आप लोगों ने एकदम सही टाइमिंग पे बैंक निफ्टी को पकड़ा है और अब ये यहाँ से रैली एक्सटेंड करेगा। 22,700 22,750 एक बार टूटे बैंक निफ्टी और फिर देखिए कल तक ही 23,000 तक के लेवल या 23,000 प्लस के लेवल हमको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। और अभी क्लोजिंग में भी हमें 100-150 पॉइंट का बैंक निफ्टी में अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। इसके लिए हीरो या जीरो ट्रेड में बैंक निफ्टी का 23,000 वाला कॉल कल की एक्सपायरी का 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1-2 रुपए ऊपर नीचे 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 23,000 वाला कॉल बैंक निफ्टी का, इसको करे खरीदारी। पूरा 40 रुपए का रिस्क है, यानी ऑलमोस्ट 1,000 रुपए का रिस्क है। बैंक निफ्टी में जो मूव यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो देखने को मिल जाता है तो ये कॉल ऊपर में दुगना से 3 गुना तक होने का उम्मीद है। यानी ऊपर में 80 रुपए से लेके 125 रुपए तक के टारगेट 23,000 के कॉल के अंदर दिखने को मिल सकते हैं। तो हीरो या जीरो के तौर पे बाय करें। 23,000 का कॉल 40 रुपए के आसपास अभी अवेलेबल है। क्या बात है, बैंक निफ्टी का 23,000 का कॉल, यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर का कॉल, हीरो या जीरो। अगर बैंक निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट आया और आग लगी तो ये 23,000 का कॉल दुगुना से तिगुना हो सकता है। और रिस्क भी 40 रुपए की है, तो बैंक निफ्टी में तो नेचुरली आपको कोई भी खरीदेंगे, किसी भी लेवल पर खरीदेंगे तो 40-50 का तो आपको स्टॉप लॉस रखना ही होगा। तो अभी तक तो सारे आपके कॉल्स सुपर हिट जा रहे हैं। हीरो या जीरो का सुबह का निफ्टी का कॉल भी 8 रुपये वाला 19 रुपये हो गया। उसके पहले पिछले हफ्ते हमने जो 3 कॉल्स दिए थे 3 के 3 मजबूत रहे। आज फिर से अब आप 23,000 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का खरीद सकते हैं 40 रुपये में।
80 से 125 रुपए के 2 टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करें। 2 गुना या 3 गुना, नुकसान मैक्सिमम 40 का, तो आप उतना ही खरीदें जितना आपके नुकसान करने की या बचाने की ताकत हो, ये आपके लिए रहेगा इस वक्त। हम आइए हमारे साथ अच्छा इस बीच माफ़ कीजिएगा, एक और स्टॉक जो सुबह आज हमने कवर किया था, जैन साहब ने अपने जेम्स के तौर पर, उसका नाम भी बड़ा मुश्किल था, खुशबूदार शेयर जो था ओरिएंटल एरोमेटिक्स, हाँ ओरिएंटल एरोमेटिक्स, तो वो स्टॉक अब सर्किट के आसपास पहुंचकर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, 7% मजबूत है, 370 के आसपास 8% मजबूत ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, तो काफ़ी मजबूती के साथ ये स्टॉक आपके लिए ट्रेड का। नितिन मुरारका साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे निफ्टी पर अचूक निशाना लगाने के लिए, तो थोड़ी देर में हम नितिन जी से नितिन जी तैयार हैं? चलिए, तो नितिन जी तैयार हैं तो नितिन जी के लिए बिगुल, और नितिन जी तैयार नहीं है, जब तक नितिन जी तैयार हो तब तक आशु जी तैयार हैं। आशु जी के लिए, आशु जी भी आज गजब के फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। आशु सर, आप तो टेस्ट मैच के खिलाड़ी हो गए, 2020 की तरह खेल रहे, गजब, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी, मुझे लग रहा है कुछ कंफ्यूजन हुआ है, वो मैसेज पे आप आ गए थे और मैं अनिल जी कुछ कंफ्यूजन हुआ है, वो मैसेज पे आप आ गए थे और मैंने दोनों कॉल्स LIC हाउसिंग और ICICI बैंक दे चुका हूं मैं। कोई बात, वैसे हमारा क्या है, बिगुल कभी खाली जाता नहीं, और दोस्त अच्छे रखने का फायदा ये, आप चाहें तो जय को धन्यवाद दे सकते हैं। जय ने कहा कोई बात नहीं, आशु जी नहीं दे रहे तो क्या मैं हूं ना। जय का जैकपॉट देख लीजिए आप। बताएं जय। अनिल जी, HDFC लिमिटेड का 1800 का कॉल ऑप्शन 24 रुपये पे मिल रहा है, ये लेकर चलना चाहिए। बहुत ही छोटा सा अनिल जी इसमें स्टॉप लॉस है, मैं कहूँगा लॉस साइज के हिसाब से 300 का लॉस साइज है, तो इसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे नीचे में 17 का 17, 24 पे लेना है 17 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट अनिल जी इसका बनकर आ रहा है वो 33 का है, दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है वो 38 का है, 33 एंड 38, ये 2 टारगेट्स के लिए HDFC लिमिटेड का 1800 का कॉल ऑप्शन 24 पर लेकर चलना है। रीज़न बहुत ही क्लियर है अनिल जी, जो मैंने LNT में रीज़न दिया वही रीज़न यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी एक इनसाइड बार पैटर्न, जिसको हम जापानीज टर्म में बोलेंगे खरामी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, और क्लियर एक 38% रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये पूरे फॉल का। 1802 से लेके 1825 तक के लेवल्स हमें HDFC लिमिटेड में देखने मिलने चाहिए। एंड आई थिंक ऐसे अगर लार्ज कैप स्टॉक्स मैनेज जी अगर तेज़ी आनी है तो यस, बैंक निफ्टी सभी में तेज़ी आ गई। सो ये लेकर चले अनिल जी 1800 का कॉल ऑप्शन HDFC लिमिटेड का। तो ये है 1800 का कॉल ऑप्शन, 24 रुपए में खरीदना है, 17 का स्टॉप लॉस, 33 और 38 के टारगेट के लिए जय की राय खरीदारी की। 2:50 वक्त है बसीन साहब का, और उनके बाद सीधे जुड़ेंगे नितिन जी भी। स्वागत है बसीन साहब आपका, बताएं सर आपके BTST कॉल्स। पहले अपडेट दे दूं सर, सन फार्मा सुबह 507 वाला 520 हो गया। कल LNT आपको दिया था 905-6 में, वो 925 हो गया, 924। और अभी आपको आज सुबह दिया था सन के साथ RBL अगेन आई एम रीइटरेटिंग, फेयर टारगेट ऑफ 200 एंड फेयर टारगेट जो बने 185 पे, तो उसने कैश इसने इक्विटी रेस की है 200 और 225 रुपए का टारगेट होना चाहिए आपके लिए। BTST है सर, PNB 3325 3350 32 रुपए 55 पैसे का स्टॉप लॉस, 37 रुपए का टारगेट। ओके, पंजाब नेशनल बैंक PNB खरीदारी करने की राय यहाँ पर बसीन साहब की तरफ से 3255 32 रुपये 55 पैसे ये स्टॉप लॉस है, 37 टारगेट है। एकमात्र स्टॉक PNB आज BTST के तौर पर बसीन साहब की तरफ से। शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ये बेहतरीन पिक देने के लिए आज। तो बसीन साहब की तरफ से यहाँ पर खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। वो अगले साहब के लिए बिगुल बजाए और जल्दी से, और उसके बाद चलेंगे नितिन जी के पास। बताएं अगले साहब।
अनिल जी ब्रिटानिया बाय करके चलना है, एक बड़ा वाला ब्रेकआउट है, 384042 का करंट भाव है, यहाँ पर बाय करें। 3830 तक एक 10 रुपए की रेंज होगी। मेरा स्टॉप लॉस 3800 के नीचे होगा 3796 का, और 3960 तक के अपसाइड में देख रहा हूं मैं। यहाँ से 100 से 120 रुपए की अपसाइड देख रहा हूं। मुझे लगता है आज और कल में ये मुंह आनी चाहिए, आज नहीं कल में ये मुंह आनी चाहिए। ओके, परफेक्ट। तो ये है ब्रिटानिया में खरीदारी करने की राय। आइए निफ्टी या बैंक निफ्टी देखते हैं किस पर लगा रहे हैं निशाना नितिन जी बिगुल। बताएं नितिन जी। अनिल जी निफ्टी की कॉल ऑप्शन लेंगे, ये अगले एक्सपायरी की होगी, जो मंथली एक्सपायरी है वो वाली 11600 की, कल वाली नहीं, मंथली एक्सपायरी परसों 11600 की कॉल ऑप्शन लेंगे। ये 116 रुपए में ट्रेड हो रही है। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 85 रुपीज का, यानी कि 34 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है, और टारगेट रखेंगे 175 का, यानी कि 55 से 60 रुपए ऊपर के टारगेट होंगे। जिस तरीके से 11600 के ऊपर निफ्टी निकली है, और जो कमजोर कड़ी थी बैंक निफ्टी, वहां से डेटा काफी इंप्रूव हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में बाइंग आनी चाहिए। बैंक निफ्टी 23,000 से ऊपर निकल सकती है और निफ्टी 11,700 की तरफ जा सकती है, इसलिए हम अगले वीक की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं 11,600 की। और अनिल जी कल जो 11,500 की कॉल ऑप्शन ली थी करंट वीक वाली, उसमें आप प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि वो काफी इन द मनी हो चुकी है, और अब उसको शिफ्ट कर लें अगले वीक वाली में। बहुत ही बढ़िया। कल का कॉल ऑप्शन जो खरीदा प्रॉफिट बुक करके लाइफ एंजॉय कीजिए, और फिर से आपको लाइफ एंजॉय करनी है तो नया अगले हफ्ते वाला कॉल ऑप्शन ले लीजिए। नितिन जी जल्दी नहीं कर रहे, अभी तो कल का दिन बाकी है, अभी से पहले से आप अगले हफ्ते में पहुंच गए। देखिए अनिल जी जो करंट वाली है उसमें वोलेटिलिटी होने से वो डेल्टा 1 हो जाएगी, यानी मूवमेंट निफ्टी के हिसाब से होगी, तो इसलिए मैं अगले वीक में शिफ्ट हो गया कि थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रीमियम नहीं जाएगा, इसलिए मैं। और जो करंट वीक वाली है उससे बेटर नेक्स्ट वीक आपका रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर कुछ गैप अप मिलता है तो वहां पे हमें गेन भी मिल सकता है और रिस्क कम है, इसलिए मैं अगले वीक में शिफ्ट हो रहा हूँ। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ कॉल्स, बेहतरीन कॉल्स आ रही हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। निफ्टी पर देखिए, बैंक निफ्टी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, अच्छे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो ज़बरदस्त एक्शन है इस समय बाजार में। एक्शन को आगे ले चलते हैं और एक स्पेस पर पर फोकस करते हैं जहां पर आज सुबह से बढ़िया एक्शन बना हुआ है। यह है ऑप्टिकल फाइबर कंपनीज, और यहाँ पर कुछ नए ट्रिगर्स आ रहे हैं, कुछ नए डील विंस आ रहे हैं। कुशल हमारे साथ तैयार हैं। कुशल बताइए क्या है खबरें यहाँ पर और कौन सी कंपनीज पर फोकस है? बिल्कुल दीपांशु, पिछले 3-4 महीनों में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा उछाल जो ऑप्टिकल फाइबर बिजनेस में कंपनियां डील करती हैं उसमें देखने को मिला है। खासकर अगर आप देखें स्टरलाइट टेक और आईटीआई, इन दोनों का बहुत बड़ा अनुभव है ऑप्टिकल फाइबर में, और जिस आपकी तेज़ी जो बनती हुई दिखी, आप देखिए अप्रैल महीने में इनके करीब 60-65 लेवल्स थे, और अब जो है अगर आप लेवल्स देखेंगे तो स्टरलाइट टेक ऑलमोस्ट 160% तक बढ़ता हुआ नजर आया, और साथ ही अगर आईटीआई देखें तो 107% का उछाल वहां पर भी देखने को मिला है। और ये इसलिए भी क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी जी का फोकस जो है वो अब कहीं ना कहीं गांव को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने पर है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, और साथ ही अगर आप देखें तो डिफेंस स्पेस से भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए हाल ही में आईटीआई को जो है इंडियन आर्मी से ऑलमोस्ट करीब 7,800 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया था। हमारा एक्सक्लूसिव खबर भी हमने इस पर आपको बताई थी, और फिर मैनेजमेंट से जब हमने बात की तो उन्होंने इस पर पुष्टि भी की थी। साथ ही अगर आप स्टरलाइट टेक को देखें तो कल देर शाम जो है इनको एयरटेल से ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। 10 सर्कल्स में जो है ये अपने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाएंगे और ये 5G रेडी होंगे, तो यानी कि आगे की जो प्लानिंग है वो काफ़ी एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि क्लैरिटी जो है ये बनती हुई नजर आ रही है। और साथ ही BSNL से करीब इनको 100 करोड़ रुपए आने बाकी हैं, और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये इसी साल आ सकता है। साथ ही कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो भी काफ़ी मजबूत है, करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक है इनकी, और अगर आप मार्केट कैप देखें तो ऑर्डर बुक के कंपैरिजन में वो कम है। तो यहाँ पर अगर आप आगे की एग्जीक्यूशन कैपेसिटी देखें कंपनी की, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। साथ साथ अगर आप ITI की भी बात करें तो वो भी टेलीकॉम कंपनियों से लगातार ऑर्डर जीतते हुए आ रहे हैं। ITI ने हाल ही में 8 सर्कल्स में जो है भारतीय एयरटेल से भी ऑर्डर जीते हैं FTTH जो है वो लगाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो फाइबर ऑप्टिकल कारोबार में जो भी कंपनियां हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर आउटलुक आगे के लिए लगता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल, ऑप्टिकल फाइबर कंपनीज पर नज़र रखिए, यहाँ पर आपको बेहतरीन एक्शन बनते हुए दिख रहा है। हमने भी आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी और ITI पर भी अच्छी तेज़ी आई। आज स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ का दिन लग रहा है। बंसल जी, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ आपसे पहले भी स्टॉक पर बात हुई है और लगातार तेज़ी में है, आज 5% ऊपर है, अभी भी चेज करना चाहिए इसको? बिल्कुल दीपांशु, इनफैक्ट इसको तो स्टॉक को मैंने और कुणाल जी ने काफी निचले स्तरों पर इसको रिकमेंड किया था और बताया था जब इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट हुआ था। और टेक्निकली रुझान बढ़िया है दीपांशु, बट गिरावट पे खरीदारी की राय है। अगर करेक्शन में स्टॉक 157, 158 के अराउंड मिलता है तो वो बेहतरीन स्तर है खरीदने के लिए। 144 पे एक अच्छा बेस बना हुआ है और टेक्निकली दीपांशु यहाँ पर शॉर्ट टर्म में 182, 187 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 160 के नीचे, वहाँ 155 और 160 के बीच में मिलता है तो वो उन स्तरों पे खरीदारी की राय है। बिल्कुल, तो थोड़े डिप पर ज़रूर खरीदारी करिए, यहाँ पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कई सारे जो कैश स्टॉक्स है वहाँ पर एक्शन है। टेक्सटाइल स्टॉक्स जहाँ पर सेठी साहब बात कर रहे थे वहाँ पर भी अच्छा एक्शन है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर नज़र रखिए, रेमंड पर अच्छी एक्शन आ रही है। TCNS क्लोथिंग एक और स्टॉक है जहाँ पर बढ़िया मूव है। किरण जी, एक और कैश का स्टॉक है जहाँ पर आज सुबह से 2 बार ब्रेकआउट्स आ चुके हैं, KPR मिल्स। जरा इस पर भी नज़र रखिए सर, अच्छी मूव आ रही है। क्या और अभी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी KPR मिल्स पर? KPR मिल्स में जो आज हाई लगा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। पिछले अगर हम थोड़ा सा लंबा चार्ट देखते हैं और जनवरी 2020 की बात करें तो वही टॉप से ये आज वापस एक बार घूम गया है। तो मेरा मानना है कि करंट लेवल से 700 ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन रहेगा और जैसे ही ये रेजिस्टेंस जोन निकलेगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छे हुए हैं और मैक्सिमम वॉल्यूम्स ये 630, 640 के लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। 20 रुपए नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 630 के नीचे, और मेरा मानना है कि होल्ड करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए और 700 के बाद एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो 700 के ऊपर में थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव होगा। ओके, 700 के ऊपर आपको और बढ़िया वहां पर ट्रेड आते दिखेगा, पर नजर रखिए इस पे, इस पर अच्छा एक्शन आ रहा है। हिंडाल्को पर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है ट्रेड की? बिल्कुल, मैं कहूँगा मेटल्स दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से फिर से एक अच्छा मूव दिखा सकते हैं। वेदांता तो अच्छा चल ही रहा है, हिंडाल्को में भी क्लियरली एक बेस ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला है। छोटा सा एक स्टॉप लॉस है 179.50 का, 183 चल रहा है, इसको खरीद कर चल सकते हैं। ये ट्रायंगल का पहला जो टारगेट है वो बनकर आ रहा है दीप 189 का, और दूसरा टारगेट लगभग देखने मिल सकता है 191 का। हिंडाल्को में शॉर्ट टर्म में एक अच्छा ब्रेकआउट है। बिल्कुल, तो हिंडाल्को पर आंख लगा कर रखिए, अच्छा ब्रेकआउट आपको आते हुए दिख रहा है इस स्टॉक पर। कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन है। बंसल जी, एक लिकर स्पेस में आज फिर से थोड़ा एक्शन आया है, रैडिको खेतान, जरा इस पर भी नजर डालिए। सुबह से ही अच्छी मूव्स आ रही हैं, 5-5.5% की तेजी है। कोई ट्रेड है रैडिको पर? दीपांशु, मैं माफी चाहूंगा, मेरे सॉफ्टवेयर में टेक्निकल स्नैग आया तो मुझे 2 मिनट का समय लगेगा, तो आप किसी और से पूछें तो बेहतर रहेगा। एक मिनट बंसल जी, ऐसा कौन सा टेक्निकल स्नैग है जो 2 मिनट में ठीक हो जाता है? या फिर आप वो पुराने स्कूटर की तरह की बंद करके चालू करो, जब भी एक स्कूटर चलता है नीचे झुकाओ, फिर किक मारो, फिर खड़ा करो तो चल जाता है। ऐसे ही मतलब आप भी उतने ही बड़े इंजीनियर हैं जितना कि मैं, कि जब भी मेरा कंप्यूटर कुछ हैंग हो जाए, कुछ नहीं, तो मैं बंद करके चालू करता हूँ। आपको उतना ही आता है, उससे ज़्यादा आता है? नहीं अनिल जी, मुझे उससे ज्यादा आता है। अनिल जी, स्कूटर को देखिए टेढ़ा करके तो अनिल जी बच्चा भी स्टार्ट करता था। आपको ध्यान होगा वो जमाने में वो प्लग को निकालना होता था और प्लग के अंदर से कचरा निकालते थे, फिर फूंक भी मारते थे अनिल जी। आज तो कोई फूंक भी नहीं करेगा कि भैया मुंह में चले जाएगा, आंख में चले जाएगा। तो अनिल जी, मेरे को तो पूरा भरोसा है आपने भी उस प्लग में फूंक मारी होगी। अनिल जी, वो सॉफ्टवेयर अपने आप बंद हो गया तो रीस्टार्ट में 2-3 मिनट लगते हैं, तो इतना ही टेक्निकल स्नैग है। और एक वो है ना, वो खुरदरा सा कागज होता था, रेत लगा हुआ कागज होता था, उससे हम उसको घिसते भी थे आगे प्लग से, उससे को घिस के ऊपर का काला काला साफ करके फूंक मार के फिर वापस लगाते थे। आपने वो घिसा भी? बिल्कुल अनिल जी, घिसा भी है। और सबसे बड़ी बात क्या थी अनिल जी, आज चार्ट कॉर्नर में या कॉल देने के बाद जैसे आपका बैंक निफ्टी का टारगेट हिट होगा, उतनी खुशी नहीं होती है अनिल जी उस जमाने में जितनी प्लग को साफ करके होती थी।
हाँ, ये बात तो सही है। इसका मतलब बचपन में घिसाई तो बहुत की है बंसल जी ने, चाहे वो प्लग की हो, लेकिन की तो बहुत है। लेकिन आइए इस बीच रेडी को खेतान पर जय की इस विशेष टिप्पणी, जय बताइए। अनिल जी, मुझे लगता है ये एक्चुअली क्या है कि राकेश जी यूनाइटेड स्पिरिट्स पे क्वेश्चन होता तो डेफिनेटली आंख बंद कर चार्ट देखे बगैर भी आपको लेवल्स बता देते। रेडी को वो उन्होंने पहले मैं कहूँगा कि बोला भी है कि ये प्रोडक्ट मैं नहीं इस्तेमाल करता, यूनाइटेड स्पिरिट्स अगर होता तो डेफिनेटली राकेश जी आंख बंद कर भी जवाब दे देते। तो मैं दे देता हूँ रेडिको पे जवाब। हालांकि एज अ डिस्क्लेमर मैं तो एक भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता, बट इसमें फॉलिंग चैनल का बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट देखने मिला है जी। बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है, टेक्निकली बहुत ही बढ़िया। गोल्डन क्रॉसओवर तो देखने मिला ही है चार्ट पर। 2 दिनों से वॉल्यूम्स बहुत बढ़ रही है स्टॉक में, बहुत अच्छी बात वो है। और इंडिकेटर्स में क्लियरली बाय क्रॉसओवर देखने मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि अब ये स्टॉक में एक अच्छा बेस बन चुका है 430 के आसपास, 430। जब तक 430 के नीचे अब बंद नहीं होता, मुझे ऐसा लग रहा है कि रेडी को अपने ऑल टाइम हाइज के बहुत ही नज़दीक है, वो बना भी लेगा अनिल जी। तो उसको ऑल टाइम हाइज के लिए बाय करो। 499 के आसपास का ऑल टाइम हाइज है, वो लेवल्स निकल जाएंगे, 500 के पार जाते हुए नजर आएगा रेडी को। 430 का एक बेस है। 500 के पार जाने के लिए तैयार है रेडिको को। तो चलिए नजर रखते हैं उस स्टॉक पर। यहाँ पर आप बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स ये एक रेंज में है, यहाँ पर हमने मूवमेंट नहीं देखा है। आइए कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। एक हाई बीटा नेम है जो पिछले कुछ दिनों से थोड़ा क्वाइट हो गया है, हालांकि कल हमने थोड़ा एक्शन देखा था। वोडाफोन आइडिया वापस बैन में आ गया है। आज एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई थी CLSA की तरफ से। अब इन लेवल्स पर वोडाफोन आइडिया पर अगला ट्रिगर क्या है इसके लिए बुल केस और क्या है इसके लिए बेयर केस, ये एनालिसिस हमारी रिसर्च टीम ने आपके लिए तैयार करी है। तो चलिए बुल वर्सेस बेयर करते हैं वोडाफोन आइडिया पर। आशीष और कुशल हमारे साथ तैयार हैं। आशीष, आप इस पर बुल हैं, आप ही शुरुआत करिए, क्या है इसके बुल केस? बिल्कुल दीपांशु, सबसे बड़ा बुल का पॉइंटर अगर आप देखेंगे तो ये सामने आता है कि जो AGR भुगतान के लिए इन्हें 10 साल का समय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, एक बड़ा ओवरहैंग था। 10 साल का समय मैं मानता हूं कि सफिशिएंट होगा कंपनी के लिए टर्न अराउंड के लिए, पेमेंट करने के लिए। तो एक बड़ा ओवरहैंग जो खत्म हुआ है, ये काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा। पर आशीष, अगर आप देखें तो एनालिस्ट ये मानकर चल रहे हैं कि जिस आपकी पेमेंट इनको करनी है, 50,000 करोड़ से ज्यादा की जो पेमेंट है वो इनको अभी करनी बाकी है। और मैं एनालिस्ट एस्टिमेट पढ़ रहा था तो वो कह रहे थे कि आपको सालाना जो है ऑलमोस्ट 6500 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप देखें तो इनकी नेट डेट भी जो है 1 लाख करोड़ से ज्यादा की है, तो वो भी एक एडिशनल जो बर्डन है वो कंपनी पर है। बिल्कुल रकम बड़ी है पेमेंट भुगतान की, लेकिन कंपनी जो है देख रहे हैं लगातार प्रयास कर रही है, फंड रेजिंग कर रही है और 25,000 करोड़ जुटाना चाहती है। और जिस तरीके से रीब्रांडिंग किया वोडाफोन आइडिया ने, इसके लेकर भी काफी पॉजिटिव व्यूज आ रहे हैं कि आगे जाकर ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है, वो कस्टमर रीच है, कस्टमर रिटेंशन है, वो हासिल करने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो रीब्रांडिंग काफी बड़ी एक्सरसाइज उन्होंने की थी। और यहाँ पर अगर आप देखें, लेकिन इनके जो आंकड़े हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे। पिछले 4 क्वार्टर्स का अगर आप डेटा निकाल के देखें तो जो सब्सक्राइबर काउंट है वो 32 करोड़ से घटकर 28 करोड़ पर जा पहुंचा है। और लगातार जो है इनकी ओवरऑल अगर आप सब्सक्राइबर बेस देखें, खासकर अगर आप 2G की बात करें तो 60% से ज्यादा जो इनकी बेस है सब्सक्राइबर्स की वो 2G की है। और वहां पर रिलायंस जो है अपनी बढ़त बना रहा है। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी जो है लगातार प्रयास कर रही है। एक और ऑपरेशनली इन्होंने अपने आप को इंप्रूव करने के लिए किया कि जो टॉप 16 सर्कल्स हैं, अब कंपनी यहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रही है। यहाँ पर जो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर सर्विस है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखा जाएगा। और ये जो टॉप 16 सर्कल्स हैं, यहाँ से कंपनी को जो रेवेन्यू आती है वो ज़्यादा आती है, जिसके चलते देखिए CLSA की रिपोर्ट जो आज आई है, इसमें लिखा गया है कि FY22 तक ARPUs में 30% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। यानी ऑपरेशनली अगर आप देखें तो कंपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। बिल्कुल आशीष, पर एक और आंकड़ा आप देख लीजिए कि यहाँ पर जिस आपका आरपू फिगर है 114 रुपए के आरपू अभी आते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस हिसाब का उन्होंने भुगतान करना है करीब 6500 करोड़ रुपए का सालाना, उस एंगल से अगर आप देखेंगे तो जो एनालिस्ट की कैलकुलेशन आ रही है वो 2 गुना से भी ज्यादा इनको अपना आरपू बढ़ाना पड़ेगा, जो लगभग अभी तो असंभव लग रहा है जिस हिसाब से उनके सब्सक्राइबर काउंट गिर रहे हैं। लेकिन वैल्यूएशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। टेलीकॉम स्टॉक है और अब कहीं ना कहीं देखें तो ऐसा लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया गेम में रहेगा। और वैल्यूएशन अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो बहुत सस्ते हैं वैल्यूएशन। आप रिलायंस जियो के साथ देखिए, भारतीय एयरटेल के साथ देखिए। और एक और आखिरी पॉइंट मैं देना चाहूँगा कि अगर आप टेक्निकल चार्ट को देखेंगे तो आपको बड़े चार्ज पर बहुत बड़ा रिवर्सल नजर आएगा। और जैसा स्ट्रक्चर है वो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी की जो तमाम मुश्किल वो खत्म होती हुई नजर आएंगी और कंपनी अब गेम के अंदर है। बिल्कुल आशीष, पर कहीं ना कहीं ब्रोकर जो हैं वो अगर आप बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की बात करें तो री रेटिंग होगी, पर वो डाउनवर्ड रेटिंग मानकर चल रहे हैं और 7.5 के लक्ष्य दे रहे हैं।
एक और आखिरी चीज़ ये कि आज CLSE की जो रिपोर्ट आई है वहाँ पर थोड़ा सा ब्रोकरेज हाउसेज का भरोसा भी बढ़ते हुए नजर आया है। इन्होंने जो लक्ष्य है वो 8 रुपये 40 पैसे से बढ़ाकर 12 रुपये कर दिया। हालांकि जो अंडर परफॉर्म की रेटिंग है वो अभी भी बरकरार है, लेकिन जो लक्ष्य बढ़ा है इसे ज़रूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। वर्सेस बेयर वोडाफोन आइडिया, ये है आपके लिए। ओके, जरा एक बार सारे हमारे एक्सपर्ट्स को एक बार ले आइए जरा स्क्रीन पर, उनसे मैं पूछ लेता हूँ वोडाफोन में वो बुल हैं या बेयर हैं। आप लोगों को हाथ खड़ा करना है। हाँ, इस पैनल में जितने एक्सपर्ट्स बुल हैं वोडाफोन पर, जरा हाथ खड़ा करें अपने। बुल कौन है? हैं? एक भी बुल नहीं? अच्छा, वागले साहब। अच्छा, अरे बंसल जी, दोनों हाथ खड़े करने का मतलब सरेंडर करना होता है। मतलब आप लड़ने के पहले हाथ हथियार डाल रहे हैं, दोनों हाथ खड़े हो गए। एक वाला खड़ा करिए, एक करेंगे तो बंसल जी मैं क्या मानूं? अनिल जी सुपर मैं आप दोनों हाथ खड़े करेंगे, मैं आपको बेर मान लूंगा, ध्यान रख लेना। अच्छा, मैं दोनों हाथ खड़ा करने में मैं बेर भी मान सकता हूँ। चलिए, 5 के 5 हमारे एक्सपर्ट बुल है। किरण जी, कुणाल जी, वागले साहब, आशु सर और साथ ही जय भी, सबके सब बुल है। अच्छा, आप आशु सर, आप आइडिया पर भी बुल है और भारती पर भी बुल है और रिलायंस पर भी बुल है। अनिल जी, मैं वैसे तो आपने ठीक बोला, तीनों पे बोलूं, लेकिन अनिल जी आइडिया में मैं अपने भाव से बोलूं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। नीचे अनिल जी, ये अगर कोई स्मार्टली प्ले करे ना, आइडिया ने 8-12 लोगों ने 4 रुपए की मूवमेंट में 12 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट भी बना लिया, या 3-3 रुपए करके। तो ये इतनी अच्छी मूवमेंट देता है अनिल जी, इसको अपने भाव से लिया बेची करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं अपने भाव से बोलूं और प्रिसाइजली, क्योंकि अनिल जी ये सस्ता स्टॉक है। मेरी प्रॉब्लम यही है अनिल जी, भाव बड़ा होता है ना, और सिमिलर प्रॉब्लम येस बैंक से है। जितना मर्जी अच्छा लगे अनिल जी, वो क्योंकि उसका भाव इतना सस्ता है ना कि वो 10 को बोलो, जो ट्रेडिशनल मतलब एक सिस्टम है, 10 को बोलो तो 20 लोग लेके आ जाएंगे, येस बैंक है। और अगर अभी हम बोलेंगे कि वो ऑरो फार्मा या ग्लेनमार्क लेना है तो 10 में से एक ही लेगा कि नहीं यार बहुत बढ़ गया। तो यही प्रॉब्लम है, इसलिए अनिल जी मुझे अपने भाव से लेना है। आइडिया में मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन मैं 9 और 10 के बीच में अनिल जी मुझे लगता है कि कंफर्टेबल बाय रेट है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है आशु सर कि 9-10 का भाव आ जाएगा तो फिर आपको लगेगा 7-8 में लूं, ऐसा तो नहीं करेंगे ना आप उस वक्त? नहीं अनिल जी इसमें हम कई बार स्ट्रेटेजीज भी करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हम अपने क्लाइंट्स को ये भी गाइड करते हैं कि 9 रुपए या 8 रुपए की पुट अनिल जी 50-50, 40-40, 50-50 पैसे में बिकती है, और इतना बड़ा लॉट है। तो अगर किसी को लेना है या वेट नहीं करना तो अनिल जी पुट्स सेल करवा देते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि लॉट साइज इतना बड़ा है कि लोगों को डर लगता है कि 1.5 लाख शेयर का हम पुट बेच दें या कॉल ले लें। बट लेकिन देयर आर फ्यू पीपल अनिल जी जो ये करते हैं, तो हम तो उनको ये बोलते हैं कि बेस्ट तरीका यही है कि महीने के बिगनिंग में आपको अगर इस भाव पे लेना है तो 8 रुपए की पुट बेच दीजिए। ओके, ये है आपके लिए आइडिया, वोडाफोन आइडिया पर राय। आइए जय का जैकपॉट और उसके बाद वागले साहब का वंडर। बताएं जय। अरे जी, डॉक्टर रेड्डीज में तो अच्छा ब्रेकआउट आया ही है और वो हमने कल सभी लोगों ने कवर किया था और अच्छा चला। बट सन फार्मा में भी अभी एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। मैं कहूँगा फाइनली सब फार्मा चल रहे थे, सन फार्मा थोड़ा लगा था, वो चल रहा है। 520 का कॉल ऑप्शन जो 14.5 पे मिल रहा है, इसको लेकर चलना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे भी है जी। नीचे में स्टॉप लॉस इस पर लगाना है 9.5 का, तो 14.5 पे खरीदना है। 9.5 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट जो बनकर आ रहा है वो है 18.5 का, दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है वो है 21 का। 18.5, 21, ये 2 टारगेट्स के लिए सन फार्मा का 520 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। बहुत ही क्लियर डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है अनिल जी। इसमें 494 के आसपास बेस बना है ये स्टॉक में, और 494 से लेके ऊपर में 504, ये एक क्लियरली डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है। लगभग यहाँ से और 10 रुपये ये स्टॉक चल जाएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है लगभग 530 से 20 पॉइंट का अनिल जी ब्रेकआउट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है 535 से लेकर 540 तक का मूव सन फार्मा में स्पॉट लेवल्स में आना चाहिए, और उसी के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका 520 के कॉल ऑप्शन में हमें अच्छा बढ़िया मूव देखने मिल सकता है। तो ये खरीद कर चलने की सलाह है। परफेक्ट जय, आपको थोड़ी देर में कैश का ऑप्शन भी देना है। सुबह भी आप है ना एकदम वो बंक कर गए क्लास को, सुबह भी आपने दिया नहीं, मुझे याद है।
तो मैं अभी वापस आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ, तब तक वागले साहब का वंडर। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, बीटीएसटी के लिए मैं विप्रो लेने की सलाह दूंगा। 312 312.5 के करंट भाव से 310 का एक रेजिस्टेंस इसने निकाला है। सेठी साहब ने इन्फोसिस की बात की थी, मुझे विप्रो में वो मोमेंटम दिखाई देता है। कल सुबह 1 घंटे के लिए मुझे लगता है 10 रुपए के बीटीएसटी के मूव के लिए प्ले करें। आपका 307 या 307 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस, 322 325 का टारगेट होना चाहिए। ओके और इसमें एक क्रेडिट देनी होगी सेठी साहब को, क्या गजब का कॉल सेठी साहब ने दिया। 990 रुपए के आसपास वो इन्फोसिस उन्होंने खरीदारी की राय दी थी, 990 992 के आसपास, और भाव देखिए इन्फोसिस का 1000 के पार निकलता हुआ। इन्फोसिस ने ही मूड माहौल सेट किया, 1005 दिन के हाई पॉइंट पर इन्फोसिस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 1025 का टारगेट उनका है। तो इन्फोसिस भी एक बार बहुत मजबूत है। किरण जी जरा इन्फोसिस के चार्ट से एक बार बता दीजिए, जो खरीदारी की राय देखे गए सेठी साहब के लिए, तो क्या इंट्राडे ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करें या कल के लिए लेकर जाएं तो कोई दिक्कत नहीं? अनिल जी, आईटी सेक्टर वैसे भी परफॉर्म करता नजर आ रहा है, तो और मुझे लगता है इन्फोसिस और भी परफॉर्म करेगा। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है बहुत ही शानदार है। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस अभी 995 पे रखना चाहिए, और अगर थोड़ा सा कंजर्वेटिव है तो मेरा मानना है कि 990 पे रखना चाहिए। तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मुझे लगता है कि ये 1025 1030 ये टारगेट्स की तैयारी हो रही है। ओके, नज़र रखिए, काफ़ी बढ़िया मूव आ रही है आईटी स्टॉक्स में और इन्फोसिस आपको लीड करते हुए दिख रहा है। आइए अब एक बिगुल बजाते हैं जय ठक्कर के लिए उनके कैश के ऑप्शन का। बताएं जय। जी दीपांशु खरीद कर चलना है। नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का मैं कहूँगा ये ट्रेड है, बिकॉज ये वीकली एक्सपायरी में कहीं ना कहीं मुझे ऑप्शंस थोड़े महंगे दिख रहे हैं कंपैरेटिवली। तो 11,650 का हम 24 सितंबर का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, जो करीब अभी 91 के आसपास दीपांशु ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदना है हमें। हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा मैं थोड़ा दूर का दूंगा, 41 का। 91 पे खरीदना है, 41 का स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है केवल, इतना भी ज़्यादा नहीं है, बट 3,750 रुपये के आसपास होता है। सो 91 पे खरीदे, 41 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट इसका दीपांशु बनकर आ रहा है। गैप फिलिंग भी हो सकता है ये इसमें, तो लगभग 140 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे देखने मिलेंगे। 140 से लेकर 170 तक के लेवल्स हमें 11,650 के कॉल ऑप्शन में देखने मिलेंगे 24 सितंबर की एक्सपायरी का। रीज़न किरण जी ने जो बताया बिल्कुल सही है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में तो अनिल जी ने एक बाय रिकमेंडेशन दिया ही है, और बैंक निफ्टी में तो एक अच्छा रिवर्सल दिख ही रहा है, तो उसका सपोर्ट तो मिलेगा ही। साथ ही दूसरे जो स्टॉक्स, दूसरे जो सेक्टर्स हैं दीपांशु, आईटी वगैरह, उसमें भी एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। आईटी है, फार्मा है, तो उसका भी सहारा रहेगा निफ्टी को। और जो किरण जी ने बताया था, बिल्कुल मैं वो बात से सहमत हूँ कि क्लियरली एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकआउट है निफ्टी में। सो ये ब्रेकआउट आया है, तो जब तक अभी 11,550 के ऊपर ये टिक रहा है, जब तक उसके नीचे क्लोज नहीं होता, तब तक इसको बुलिश ही मानकर चलना चाहिए। और ऊपर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 11,750 800 जो उसके प्रीवियस स्विंग हाइस थे, वो लेवल फिर से आने के लिए। सो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का जो मंथली एक्सपायरी भी है, उसी का कॉल ऑप्शन 91 पर खरीद के चलना है। ओके 91 पे खरीदें, 41 का स्टॉप लॉस, 140 170 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है आपको। ये राय जय की कैश का ऑप्शन के लिए। ओके आइए अब देख लेते हैं एंट्री एग्जिट किसकी होने की तैयारी है बैन में से, बैन से बेनिफिट। बताएं सर। अनिल जी 10 स्टॉक बैन में है, बैन में बने रहेंगे। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं जिनमें 80% से कम हो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, लेकिन एक स्टॉक सामने आ रहा है जहां पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है फिलहाल 95% के पार चली गई हैं। ऑरबिंदो फार्मा यहाँ पर करीब 103% है, तो यानी निश्चित है कि स्टॉक बैन में आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो बॉर्डर लाइन पर है, टाटा मोटर्स 95-96% के आसपास चल रही हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी एक उम्मीद है। बाकी एल&टी फाइनेंस में अभी थोड़ी देर पहले पोजीशंस कम हो गई हैं, 94% के आसपास आ गई हैं, तो निश्चित है कि ऑरबिंदो फार्मा बैन में आएगा। बाकी कोई स्टॉक बैन से बाहर नहीं आ रहा है फिलहाल।
ओके, औरोबिंदो फार्मा आएगा बैन में। और औरोबिंदो फार्मा सुबह किसने रिकमेंड किया, वो हाथ खड़ा करें और बताएं कि बैन में आ रहा है तो क्या करना है। अच्छा, अभी तो रिकमेंड कर गए हैं हमें भसीन साहब, तो भसीन साहब की रिकमेंडेशन तो अभी यही, भसीन साहब से तो कल सुबह ही पूछेंगे। उसके अलावा औरो फार्मा की रिकमेंडेशन तो आज किसी की नहीं है। चलिए ठीक है, तो औरोबिंदो फार्मा बैन में जाने की तैयारी में। अच्छा, बाहर कोई आ रहा है आशीष, बाहर कोई नहीं आने वाला है? जिसकी पोजीशन अगर आप देखें तो 80% से नीचे है, तो स्टॉक कोई बैन से बाहर नहीं आएगा। ओके, और इस बीच एक स्टॉक और जो मेरे ख्याल से बैन में ही है शायद अभी तक, जो हमने भी रिकमेंड किया था खरीदारी हाँ, वेदांता। वेदांता देखिए बैन में 2.5% की मजबूती के साथ 135 पर क्लोज दे रहा है। बहुत ही मजबूत क्लोजिंग वेदांता की होती हुई दिख रही है इस वक्त। वेदांता को क्लोजिंग के लिहाज से जरा एक बार नजर डाल दीजिए किरण जी, क्या लेवल से आगे के लिए? अनिल जी, आपका आवाज सुने नहीं दे रहा था, कौन से स्टॉक पे बात कर रहे हैं? वेदांता। वेदांता, अनिल जी चार्ट पैटर्न तो बहुत शानदार है, बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। और आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है 132.80 का, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि ऑन द हायर साइड 140 के आसपास के टारगेट्स आपको 2 से 3 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। इवेंचुअली ये 143 144 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, तेजी आनी चाहिए। देखते हैं बैन के बाहर आता है कि नहीं, पर जिस तरह से अभी आशीष बता रहे थे अभी तो नहीं लग रहा कि बैन से बाहर आने वाला है, बल्कि एक नया स्टॉक ऐड ही होगा, औरोबिंदो फार्मा। आइए 3:20 बज गए हैं, जान लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है बिगुल के बाद। अनिल जी, अच्छे ही ग्लोबल क्यूज हैं सर। डाउ फ्यूचर्स 100 अंकों से ज्यादा की तेजी में है, नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% ऊपर हैं। सुस्त शुरुआत के बाद यूरोप के बाजार भी अब हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, तो यहां पर भी प्रॉब्लम नहीं है। एशिया की भी ठीक ठाक ही क्लोजिंग हुई थी, और जो आपने बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी दी थी कल के 2000 में, उसका पहला टारगेट तो काफी कंफर्टेबली भी आ गया, वहां से थोड़ा डिप भी हुआ है। बताइए सर, क्लोजिंग के लिए क्या करना चाहिए? जी हाँ जी, 22,650 का पहला टारगेट हासिल हुआ, और 22,500 का जो कॉल ऑप्शन की खरीदने की राय दी थी वहाँ भी पहला टारगेट हासिल हुआ है। बिल्कुल आप अब भी खरीदारी करके जा सकते हैं। अगर 22,500 का आपने कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है, खरीदारी करके रखें। 22,800 का सामने एक कॉल ऑप्शन बेच कर चले जाएं, और अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेनी है तो 23,000 का कॉल ऑप्शन आप ऊपर का बेचें। 22,800 या 23,000 जो आपको ठीक लगे वो वाला कॉल ऑप्शन आप बेच सकते हो ऊपर में, और 22,500 के कॉल ऑप्शन में अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। निफ्टी का जहां तक सवाल है, 11,600 का कॉल ऑप्शन खरीदकर 11,700 का कॉल ऑप्शन आप बेच कर जाइए, तो तेजी की पोजीशन को बरकरार रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आपको तेजी की पोजीशन लेकर जानी चाहिए, एक है फार्मा, दूसरा है आईटी। ये दोनों ही सेक्टर मजबूत नजर आ रहे हैं, तो कल के लिए बीटीएसटी के लिहाज से सुबह सुबह 15-20 मिनट आधा घंटे के लिए आप आईटी और फार्मा में कल भी खरीदारी के लिहाज से अगर पोजीशन कैरी करते हैं तो मेरे ख्याल से मुनाफा बनने की संभावना है। तो ये राय है जिस तरह से डेटा बने, और बड़े दिनों बाद दीप है ना 22,550 के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी बंद होने को तैयार है, और निफ्टी 11,600 के ऊपर बंद होने को तैयार है। तो दोनों ही जगह क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। आपको जानकारी के लिए याद दिला दूं, 28 अगस्त वो दिन था जब 12 मार्च के बाद जो वापस रिकवरी आकर तेजी बनी है, इसमें हाईएस्ट क्लोजिंग हमें मिली थी निफ्टी पर 11,647 की, और अब ये सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है हमारे लिए। 23 मार्च के बाद से अभी सेकंड बेस्ट क्लोजिंग आज हमें मिलने जा रही है। 11,600 के ऊपर की एक ही क्लोजिंग मिली थी 28 अगस्त को, और अब 15 दिनों बाद 17 दिनों बाद फिर से एक और बढ़िया क्लोजिंग मिल रही। तो निफ्टी बहुत बढ़िया क्लोजिंग देने को तैयार है। बैंक निफ्टी में अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग 24,523 की हुई है, 24,523। हाँ, वहाँ से अभी हम दूर है लगभग 2,000 पॉइंट, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी आज कोशिश कर रहा है 22,500, क्योंकि पिछले 4 सेशन से 22,500, 5 सेशन से 22,500 को पार नहीं कर पाया क्लोजिंग बेसिस पे, तो आज बैंक निफ्टी भी 22,500 के पार निकलकर बंद होने की कोशिश कर रहा है। एक अच्छे संकेत बैंक निफ्टी से भी आते हुए दिख रहे हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की क्लोजिंग मजबूत है, आप अपनी तेजी की पोजीशन को कैरी करें, नहीं तो आमतौर पर आपने कई बार देखा, मैं बोलता हूँ खाली होकर जाइए, आराम करिए, ये करिए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, आप तेजी की पोजीशन को जो कैरी करना चाहते हैं हेजिंग पक्का रख के जाइए। ऑप्शंस, या तो आप फ्यूचर्स खरीद रहे हैं तो उन्हें ऑप्शन में कन्वर्ट कर लें, या फिर आप ऑप्शंस के साथ हेज करके चलें। खाली एकदम तेजी की पोजीशन नहीं रखना, क्योंकि बॉर्डर को पर जो तनाव की खबरें हैं वो ना आए तो बेहतर है, अच्छी आए तो और भी बेहतर, लेकिन
अगर भगवान न करे कुछ ऐसी खबर आ गई जिससे आपको एकदम से गैप डाउन नीचे मिले, वापस भले ही बाजार ऊपर आ जाएंगे, लेकिन वो अगर आप नहीं संभाल पाए तो वो तैयारी आपकी रहनी चाहिए। या तो पोजीशन उतनी लिमिटेड रखकर चलें जहां पर अगर कोई किसी खराब खबर की वजह से नीचे खुल जाए तो आपको तकलीफ ना हो, या फिर आप हेज करके चलें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो जैसे कि अनिल जी कह रहे हैं, तेजी की पोजीशन मेंटेन करनी है पर हेज के साथ मेंटेन करनी है, ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसे बाजार में दोनों तरफ के आपको ट्रेडिंग के मौके ज़रूर मिल रहे हैं। तो एक्शन भरपूर है, देखते हैं किस तरफ अब आगे कल का एक्शन रहेगा। पर आज काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो आज भरपूर एक्शन आपको दिखा के गए हैं। जय, मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कुछ दिन पहले शीला फोम एक स्टॉक है जिसके बारे में आपने बात करी थी, एक शो में रेकमेंड भी किया था। आज 4-4.5% की तेज़ी है, कुछ स्ट्रक्चर बता रहे हैं इस चार्ट का, और तेज़ी देख रहे हैं इस पर अभी? दीपांशु, आई डोंट थिंक कि शीला फोम मैंने रेकमेंड किया था, और एक्चुअली ये स्टॉक मेरे रडार में भी नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, पर नजर रखिए उस स्टॉक पर। 4-4.5% की तेजी है। एक और स्टॉक लिंडे इंडिया, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, फ्रेश डेज हाई पर है, 21% का उछाल इस चार्ट पर दिखा रहा है, अगर मेरे फिगर्स सही आ रहे हैं। शानदार तेजी आ रही है हमारी खबर के बाद इस स्टॉक पर, तो वहां पर भी नजर रखिए। एक बहुत ही बड़ा उछाल आपने आते हुए देखा है। बिरला सॉफ्ट, जिसके बारे में भी बात हो रही थी, वहां पर 12.5% की तेजी है, वहां पर भी अच्छा रुझान आपको देखने को मिल रहा है। जेबी केमिकल्स, यहां पर नजर रखिए। बंसल जी, एक फ्रेश मूव आ रही है, 7-7.5% का उछाल है जेबी केमिकल्स पर। यहां पर कोई ट्रेड है, कुछ पोजीशन बनती है? देखिए दिवांशु, काफी बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, और इस स्टॉक को मैंने और कुणाल जी ने काफी निचले स्तरों पर, हमने लगभग 750, 760, 770 के अराउंड इसको रिकमेंड किया था और बताया था री रेटिंग का कैंडिडेट है। तो जिन्होंने दीपांशु ले रखा है वो होल्ड करें, करेक्शन पर खरीदारी की राय है। अब तो गैप अप के साथ ही भाग चुका है, तो जिन्होंने ले रखा है वो इसको होल्ड करें, यहाँ पर फर्दर अपमूव देखने को मिलेगा। ओके, तो जेबी केमिकल यहाँ पर खरीदारी करें। लेकिन लिंडे इंडिया, जिसका अभी जिक्र भी कर रहे थे, और अभी थोड़ी देर पहले आपको ब्रजेश ने वो एक्सक्लूसिव खबर बताई कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी का असर इनकी डिमांड पर पड़ता हुआ दिख रहा है। स्टॉक 800 के पार निकलने के बाद आग लगा देगा, तूफान मचा देगा, ये कहना था मेरा नहीं, कुणाल जी का। कुणाल जी लीजिए, 800 के ऊपर बंद होने को भी तैयार है। अब और क्या चाहिए लाइफ में आपको, बताइए। अरे देखिए, बहुत ही शानदार क्लोज आता हुआ दिख रहा है। मैं यही पीछे जांच रहा था कि आखिरी बार 820 के ऊपर ये कब बंद हुआ है। तो अनिल जी, ये जो ब्रेकआउट है ये कई ईयर का मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो बहुत ही दमदार ब्रेकआउट लिंडे इंडिया पर आता हुआ दिख रहा है। इसमें अगर आप पोजिशनल बेसिस पर इसको रख पाए तो ये 4 डिजिट्स में ट्रेड करने की क्षमता रखता है। मौजूदा स्तरों पर गिरावट में इसको एक्यूमुलेट करें, ऊपर 1000 से ऊपर का लक्ष्य होना चाहिए। ओके, 1000 के ऊपर के लक्ष्य के लिए 1000 का लक्ष्य तो आपने पहले ही दे ही दिया था। ये है आपके लिए राय। लिंडे इंडिया में मजबूत क्लोजिंग 800 के ऊपर की होती हुई दिख रही है, यानी कि कल भी ये तेजी के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। तेजी के लिए ढेर सारे स्टॉक्स तैयार होते हुए दिख रहे हैं और बड़े उछाल के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। उनमें से एक है डीएलएफ, जिसमें फिर दिल्ली वाले चूक गए, राय नहीं दी, लेकिन हम तो सवाल पूछेंगे। बताइए बंसल जी, डीएलएफ। अनिल जी, मुझे तो काफी बढ़िया लग रहा है डीएलएफ। इनफैक्ट खरीदना चाहिए इन स्तरों पर। 155 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 173 से लेकर 176 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, तो डीएलएफ पे निसंदेह एक स्ट्रांग खरीदारी की राय है। डीएलएफ ये एक स्टॉक है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। एक बढ़िया आपने उछाल आते हुए देखा है इस स्टॉक पर। और भी कई सारे स्टॉक हैं जहां पर एक शानदार मूव आते हुए देखा है। वागले साहब, टुवर्ड्स क्लोज अपोलो हॉस्पिटल्स फिर से फोकस में आया, थोड़ा डिप हुआ है, वापस 1700 के नीचे आया है। बीटीएसटी करके जाना चाहिए इसको, या थोड़े डिप पर फिर से बाइंग आएगी अपोलो हॉस्पिटल्स पर, कोई राय? दीपांशु, इतना कंफर्टेबल पैटर्न है नहीं। जिस तरह से आज का हाई 1740 के आसपास है और अभी क्लोज 1700 के नीचे आ रहा है, तो मैं बीटीएसटी करने की सलाह नहीं दूंगा।
ओके, BTST करने की सलाह नहीं रहेगी उस स्टॉक पर नजर रखें। काफी एक बढ़िया एक्शन अपोलो हॉस्पिटल्स ने आपको दिया है और हर तरह के ट्रेड इस स्टॉक पर आपको आते हुए भी दिखे हैं। L&T फाइनेंस, इसके बारे में भी हम सुबह बात कर रहे थे। किरण जी, L&T फाइनेंस 3-3.5% ऊपर है। सुमित जी ने आज सुबह इस पर कॉल भी दी थी। अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड करनी चाहिए, मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, क्या व्यू है L&T फाइनेंस पर? L&T फाइनेंस पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, लॉन्ग पोजीशंस रखनी चाहिए पोजिशनल व्यू के हिसाब से। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 64.50 का, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 67, 70, 68 लेवल्स है, वहां पे रिव्यू लेना चाहिए। उधर बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर 68 लेवल्स डिसाइसिवली निकल जाता है तो वापस एक बार 71, 72 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ जाएंगे। ओके, तो L&T फाइनेंस पर नजर रखिए। आज बैंक्स और NBFCs का आपने पॉजिटिव एक्शन देखे और एक बार फिर जैसे हमने देखा था कल आखिरी घंटे 1.5 घंटे में बैंक्स फाइनेंशियल पर तेजी आई थी, आज भी आपने आती हुई देखी है। चलिए क्लोजिंग के लेवल्स एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अनिल जी बता रहे थे कि 28 अगस्त के बाद सेकंड हाईएस्ट 28 अगस्त के बाद आपको हाईएस्ट क्लोजिंग के लेवल्स मिल रहे हैं और इस पूरी रिकवरी रैली में सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग के लेवल्स के लिए आप तैयार हो रहे हैं। 11,600 पर निफ्टी दिखेगा आपको, 22,500 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी भी दिखेगा। अच्छा एक्शन आपने देखा है आखिरी घंटे में। डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर रशिया के साथ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान की खबर को लेकर एक और तेजी आती हुई देखिए। सिटी साहब की भी पिक थी कल, 4.5% की तेजी इसमें दे रही है। और आज फार्मा स्टॉक्स के लिए अच्छा दिन रहा है। सन फार्मा एक और स्टॉक है जिसने आज अच्छा परफॉर्मेंस दी है। सिप्ला, साथ ही औरोबिंदो, कैडला, यहाँ पर भी आपने अच्छी तेजी बनते हुए देखी है। M&M यहाँ पर भी एक्शन भरपूर है, 4% का उछाल आपने यहाँ पर देखा। बजाज ऑटो पर आपने अच्छी खरीदारी आती हुई देखी और टाटा मोटर्स एक बार फिर से ये स्टॉक भी पॉजिटिव एक्शन में ही रहा। ब्रिटानिया टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड 3% का उछाल इस स्टॉक में आते हुए दिखा। IT स्टॉक्स में इन्फोसिस और विप्रो यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली और साथ ही HDFC ट्विंस, L&T, HUL, ICICI बैंक, इन दिग्गजों में भी अच्छी खरीदारी रही, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि निफ्टी 80 अंकों की तेजी के साथ बंद हो रहा है। इंडसइंड बैंक ने आज पार्टिसिपेट नहीं किया, थोड़ी मुनाफा वसूली यहाँ पर देखी। SBI, एक्सिस बैंक थोड़े प्रेशर में रहे और ITC जो कहीं भी नहीं जा रहा है आज भी हल्की सी गिरावट के साथ ही बंद होते हुए आपको दिखा है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर भरपूर एक्शन आपने देखा है। DLF, जिसके बारे में अनिल जी अभी चर्चा कर रहे थे, डेज हाई पर क्लोज हो रहा है 5% की तेजी के साथ। सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन था। श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक, रैमको, ACC, अंबुजा, इंडिया सीमेंट, जैन साहब ने कई सारे सीमेंट स्टॉक्स रेकमेंड करे हैं रिसेंटली, वहां पर भी आपने अच्छी तेजी बनते हुए देखी है। चोला, कोफोर्ज और साथ ही PFC और डिवीज लैब, ये भी कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। दूसरी तरफ मेटल्स में सेल और JSPL यहाँ पर हल्की सी गिरावट थी। टाटा केमिकल्स, यूनाइटेड ब्रूरीज और टाटा पावर आज प्रेशर में दिखे। पर अनिल जी, एक और अच्छा दिन रहा, एक और दिन जहां पर आपके बैंक निफ्टी के टारगेट्स आते हुए दिखे सर। लास्ट आवर में अच्छी एक्टिविटी दिखी और 11,600 पर निफ्टी की प्रोविजनल क्लोजिंग सर। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। एग्जैक्टली 22,550 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी। देखिए एग्जैक्टली 22,551 पर बंद हुआ और 11,600 पर निफ्टी बंद हुआ 11,599। फाइनल क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर ही आएगी, 11,600 से थोड़ी सी ऊपर और 22,550 से थोड़ी सी ऊपर, तो बेहतरीन क्लोजिंग है। और कल एक शानदार एक्सपायरी के लिए आप तैयार हो जाइए, अनलेस कि कहीं कोई खराब खबर ना आ जाए बॉर्डर से, अदरवाइज कहीं कोई रिस्क नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स भी मजबूत ही दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स एक बार मैं आपके सामने ले आऊँ तो आपको ध्यान रहेगा कल सुबह सुबह की जब हम बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स का हाल क्या था, किन लेवल्स पर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे और नेस्डेक फ्यूचर्स कैसे थे, ताकि कल हम उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत ही शानदार। सेंसेक्स भी 250 अंक ऊपर बंद हुआ है, डाउ फ्यूचर्स 130 अंक ऊपर है, नेस्डेक आधा %, डाउ और नेस्डेक दोनों आधा % है। आज से फेड की बैठक भी शुरू हो रही है तो अमेरिका में बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है। शो समाप्त करें उससे पहले बंसल जी की एक विशेष टिप्पणी भी आने वाली है। बंसल जी, पहले आप अपनी विशेष टिप्पणी रखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा बाजार बंद होने के बाद क्या है खास। देखिए अनिल जी, मेरी टिप्पणी नहीं, अनिल जी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। देखिए कल गुरुवार का दिन है तो कल टाई वाई तो पहननी नहीं है, तो अनिल जी आप कुछ कलरफुल शर्ट पहन के आइएगा अनिल जी, मतलब कि ब्राइट कलर की शर्ट पहनिएगा, यही मेरी अनिल जी आपसे रिक्वेस्ट है। भाई आप बता दो, आप आपकी पसंद का कलर बता दो सर, मैं वही पहन लूंगा। देखो अनिल जी, मैं तो ये बोल सकता हूँ, एक वो आप येलो शर्ट मत पहनिएगा, वो आप बहुत बार पहन चुके हैं गुरुवार को, और दूसरी आप वो राइफल विमान वाली शर्ट भी मत पहनिएगा, कुछ कलरफुल पहनिएगा, जिस कलर को देख के बाजार भी कल ना एकदम कलरफुल हो जाए। ओके,
तो आज ग्रीन इसलिए तो पहना मैंने और जय ने। आज आपको क्या लगता है, आप लोगों के अच्छे कॉल्स की वजह से बाजार चला है? पूरी की पूरी क्रेडिट आधी मेरी और आधी जय की है। और बाकी रहा सवाल येलो शर्ट का, तो आपको येलो शर्ट पसंद नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट आपके लिए किरण जी। देख लीजिए, अब किरण जी है येलो शर्ट में, बाकी और कुणाल जी येलो टाई में, बाकी हमारा तो दूर दूर तक येलो से कुछ लेना देना है नहीं भाई। तो चलिए कोई बात नहीं। कल देखिए, कलर शर्ट का कैसा भी हो, मूड ब्राइट रहना चाहिए, मूड खुशनुमा रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए, वो हमेशा रहेगा। तो ये तो बाहर ही दिखावा है बंसल जी, खुशी तो अंदर से आनी चाहिए, अंदर से आदमी खुश होना चाहिए बस। जी कुणाल जी। अनिल जी, मुझे अब पूरा विश्वास है जब आप सवेरे शर्ट चुनते होंगे तो काफी दबाव झेलना पड़ता होगा आपको। ना मैं तो दबाव देने वाला आदमी हुई नहीं, मैं तो दबाव देने वाला आदमी हूँ जी। नहीं, लोग जिसकी मर्जी है जो संकेत ले, कभी कोई शर्ट और टाई से बाजार चलता नहीं। हम तो आराम से आंख बंद करके जो हाथ में आया पहन लो, कौन सा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं होता। ये सब मस्ती की बात अलग है। मार्केट तो सिर्फ और एक ही चीज़ से चलता है, वो है डेटा। डेटा आपके सब कुछ बोलते हैं कि मार्केट को क्या होना है, क्या नहीं होना है। हाँ, महीने में 22-23 दिन ट्रेडिंग के होते हैं, 18 दिन, 17 दिन, 20 दिन डेटा के दम पर मार्केट चलता है। 2-3 दिन ऐसे होते हैं जहाँ कोई ऐसी खबर आ जाती है, अच्छी या बुरी, जो डेटा को पीछे कर देती है, खबर हावी हो जाती है। और वो 2-3 दिन कौन से होंगे और खबर क्या होगी, ये हम में से किसी को नहीं पता होता है, न चार्ट्स देखने वाले को, न फंडामेंटल एक्सपर्ट्स को, न वायदा कारोबार के डेटा देखने वालों को। तो जो चीज़ नहीं पता उसकी क्यों टेंशन लेना, जो चीज़ पता है, डेटा, चार्ट्स या फिर आपके जो भी फंडामेंटल रीजंस, उसके दम पर रोज एनालिसिस करें, ये बढ़िया। आइए, शाम 6 बजे का आज का विशेष कार्यक्रम आपके लिए रख दूँ। 6 बजे भी है और 5 बजे भी। 5 बजे तो आजकल हम वो जो कर रहे हैं रोड टू रिकवरी, उस पर आप जरूर अपनी राय भी भेजें, कार्यक्रम भी देखें। आज हम बात करेंगे विजय सेल्स के एमडी नीलेश गुप्ता साहब से, और उनसे हम ये जानेंगे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इस सेक्टर में क्या कोई खरीदारी वापस से लौटती हुई दिख रही है। फेस्टिवल सीजन आ गया, त्योहारी मांग आती है, आमतौर पर सबको टीवी, फ्रिज वगैरह जो भी वॉशिंग मशीन खरीदनी होती है, वो इंतज़ार करते हैं कि एक बार जरा है ना त्योहार के आसपास खरीदेंगे। तो अब अनलॉक के वक्त में क्या कुछ वापस से मामला ट्रैक पर आता हुआ दिख रहा है, इस पर हम उनसे बातचीत करेंगे। शाम 6 बजे कोरोना पर विशेष कवरेज होगा, आपकी खबर आपका फ़ायदा में। अब देश में एक ऐसा रिकॉर्ड बना है जो आप हम देखना, सुनना और एंजॉय करना नहीं चाहते हैं, और वो है कोरोना के मरीजों की संख्या 50 लाख से ज़्यादा। जी हाँ, हम 50 लाख से ज़्यादा मरीज अब देश में कोरोना के हो चुके हैं। हाँ, उनमें से काफ़ी ठीक भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि 50 लाख अभी एक्टिव मरीज हैं, काफ़ी ठीक हो गए, लेकिन फिर भी आंकड़ा 50 लाख के पार, लापरवाही की मार। क्या कोरोना में ये जो बड़ा आंकड़ा है, इसमें हमारी लापरवाही ज़्यादा है या वाकई में कोरोना इस तरह से? अब तो रोज़ 90,000 मरीज सामने आते हुए दिख रहे हैं, हड़कंप मचा है। और अगर यही रफ्तार से हम बढ़े तो नंबर 1 हो जाएंगे, अमेरिका को पीछे छोड़कर, जो कि हम होना नहीं चाहते हैं। आखिरकार कोरोना बेकाबू क्यों है? एहतियात बरतने में लोग लापरवाही जो कर रहे हैं, उसका नतीजा है। हमारे देश में कोरोना का पीक आउट कैसे और कब होगा, इस पर बातचीत करेंगे मैक्स हेल्थ केयर के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर रोमेल टिक्कू, डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह फिजिशियन है जाने माने पटना के, डॉक्टर अनंत भान पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। इन तीनों के साथ होगी विशेष चर्चा आज के शो में, तो ये मिस मत कीजिएगा। एक मैं सोच रहा हूँ एक सर्वे जल्दी से करा दूँ। कोरोना के इतने तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, जरा 6 ही हमारे एक्सपर्ट्स को ले आइए। आप में से कितने लोगों का मानना है कि लापरवाही की वजह से ज़्यादा बढ़ रहे हैं? जरा हाथ खड़ा करके मुझे बताइए, लापरवाही की वजह से बढ़ रहे हैं कि वाकई में कोरोना हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा और कोई कारण है? लापरवाही की वजह से बढ़ना कौन मानता है? किरण जी, ओके। बंसल जी, आशु जी, ओके। 3 लोग लापरवाही का मानते हैं, 3 लोग अलग कारण मानते हैं, ओके। वागले साहब, ओके। जय, क्या बात है, वाह। कुणाल जी भी मान तो रहे मन में कि लापरवाही की वजह से बढ़ रहे हैं, लेकिन कुणाल जी घर पे पूछ के बताएंगे कल कि मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। तो कुणाल जी कल आप पूछ के अपने बेटर हाफ से बताइएगा कि इस पर आपको जवाब क्या देना है। बाकी 5 का मानना है कि आप लापरवाही की वजह से बढ़ रहे हैं, है ना कुणाल जी? जी आशीष सर कुछ कह रहे हैं। अनिल जी वैसे देखिए, अनिल जी आपको ध्यान होगा, आपने 15-20 दिन पहले भी एक इस सवाल पूछा था, क्या इसका टॉप बन गया कि नहीं बन गया? तो मैंने और बंसल जी ने कहा था नहीं, अभी ये फिगर बहुत बढ़ेगी। और अनिल जी उसका कारण यही था, जो लापरवाही जो दिख रही है। अनिल जी, मैं अभी पिछले महीने मैंने बॉम्बे भी नोटिस किया है, दिल्ली भी नोटिस किया है
बट बॉम्बे में अनिल जी मैं फिर भी बोलूँगा सेल्फ डिसिप्लिन इज मच मच हायर देन दिल्ली। अगर आप दिल्ली आओ तो मतलब आपको अगर आप ओपन मार्केट्स में लेके चले जहाँ पे कनॉट प्लेस, खान मार्केट, रजौरी गार्डन, डिफेंस कॉलोनी, अनिल जी ऐसा मतलब लोग तैयार वैयार होके ऐसे डिनर्स पे और डिनर आउटिंग्स और ऐसे चल रही है। यू कैन कॉल इट कोविड फटीग, या बहुत हो गया या वो कंफर्ट आ गया कि नहीं यार जान तो नहीं जाएगी ना, 15 दिन के लिए ठीक हो जाएंगे, कंफर्ट आ जाता है, इंकरेजमेंट मिलती है आसपास रिकवरी देख के। तो अनिल जी प्योर लापरवाही है और यंगर जनरेशन अब बहुत ज़्यादा बाहर निकल रही है और वही घर पे ये लेके आ रही है जिसकी वजह से लोग इफेक्ट हो रहे हैं। तो अनिल जी प्योर लापरवाही है। आप ऐसा मत बोलो कि यंगर जनरेशन ज़्यादा निकल रही, नहीं तो जो लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे वो समझेंगे हम क्या ओल्ड जनरेशन वाले हैं। हमारे बंसल जी तैयार ही नहीं है बाहर निकलने के लिए। जी कुणाल जी आप कुछ कह रहे थे। जी कुणाल जी। अनिल जी मैं ये कह रहा था कि जो शाम का शो होगा उसमें अनिल जी ये जरूर पूछेगा कि क्या ये जो वायरस है इसका स्ट्रेन थोड़ा वीक पड़ रहा है, क्योंकि कई सारे लोग मुझे बता रहे हैं कि अब ये वायरस उतना घातक नहीं रहा है जितना कि पहले होता था। तो क्या ये सही है या अनिल जी केवल एक ऐसा भ्रम है?